हूं मैं राजीव। कांग्रेस में आज से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष पद संभाल लिया है, यानी कि खड़गे का युग शुरू हो गया है, या कहें तो नया युग शुरू हुआ है। 24 सालों तक सोनिया गांधी ने ये बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। इस कठिन काम को, मुश्किल काम को उन्होंने यानी सोनिया गांधी ने हंसते मुस्कुराते पूरा किया और आज वैसे ही मुस्कुराते चेहरे के साथ खड़गे के हाथों में कांग्रेस की कमान सौंप दी। आइए सुनते हैं सोनिया गांधी को जब कमान सौंप रही थी तो क्या कुछ कह रही थी, सुनिए। सच कहूं तो बड़ी राहत महसूस कर रही हूं। सबसे अधिक संतोष इस बात का है कि अपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे पूरी पार्टी को एक प्रेरणा मिलेगी, एक संदेश मिलेगा और उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मजबूत होगी। मैंने अभी कहा कि मैं राहत महसूस कर रही हूं। मैं इसे स्पष्ट करना चाहती हूं। राहत इसीलिए कि आपने इतने वर्षों तक मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, यह मेरे लिए इस तरह से गौरव की बात है कि उसका एहसास मुझे अपने जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। लेकिन यह सम्मान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मुझसे अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जितना बन पड़ा उतना किया। आज मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी। यह भार मेरे सिर से उतर जाएगा, इसीलिए स्वाभाविक रूप से मुझे राहत का एहसास हो रहा है। तो सोनिया गांधी कह रही हैं कि राहत महसूस कर रही हैं, और राहत किस ढंग की राहत महसूस कर रही हैं वो समझा रही थी। और इसी मसले पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब पदभार संभाला तो सोनिया गांधी के ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे की और भी बातें सुनेंगे, लेकिन सोनिया गांधी पर वो क्या कुछ कह रहे हैं आइए जरा सुन लेते हैं। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता की तरफ से श्रीमती सोनिया गांधी जी के बहुमूल्य योगदान के प्रति हृदय से आदर, सम्मान और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे याद आता है 15 जनवरी 1998 का दिन, जब बेंगलुरु के नेशनल हाई स्कूल मैदान में आपने अपनी पहली जनसभा में कहा था कि मैं कर्नाटक से राजनीति की दीक्षा ले रही हूं। तब से आपने रात दिन निस्वार्थ मेहनत कर कांग्रेस को संभाला है। सोनिया जी हमेशा सच्चाई के राह पर चलती रही। सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करने वालों के इस दौर में त्याग की जो मिसाल उन्होंने कायम की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है। उनके नेतृत्व में ही 2 बार यूपीए की सरकार बनी। तब आम लोगों के हित में एक से एक शानदार काम हुए। मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, right land acquisition, right to forest rights,
जैसे कितने ही कानून आपने बनाया, जो सोनिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार की बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। उदयपुर के नवसंकल्प चिंतन शिविर में पार्टी को आगे लाने का जो ब्लूप्रिंट सोनिया जी के नेतृत्व में तैयार हुआ था, उसके लागू करने की जिम्मेदारी अब हम सब पर है। तो सोनिया जी के बारे में बात कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, नवनिर्वाचित अध्यक्ष कांग्रेस के। 24 साल बाद कांग्रेस जो है अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंची है। कांग्रेस में ये बड़ा बदलाव जिस सहजता के साथ पूरा हुआ है, उससे बीजेपी हैरान है और उससे भी ज्यादा वो लोग हैरान हैं जिन्होंने बीजेपी नेताओं की कांग्रेस के खिलाफ वंशवाद वाली थ्योरी पर यकीन कर लिया था। बीजेपी नेताओं ने और खासकर मोदी जी ने जनता पर या कहें तो जनता को अब तक यही समझाया था कि गांधी परिवार अपने आगे किसी को नहीं आने देगा, कांग्रेस पर केवल इसी परिवार का राज रहेगा। एक बाइट कुछ दिनों पहले आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमने सुनाई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष हिला करके दिखाएं। वो बाइट थोड़ी देर बाद आप लोगों को सुनाएंगे एक बार फिर से, क्योंकि आज बाहर का अध्यक्ष है। वंशवाद के आरोप से कांग्रेस बाहर हो चुकी है और ऐसे ही कई सारे तीर छोड़ने की कोशिश, चलाने की कोशिश बीजेपी करती रही, लेकिन निशाने पर नहीं बल्कि वो वापस उन्हीं की ओर। तो ऐसा भी होता है सियासत में, हकीकत में भले ना हो। फिल्मों में आप देखें, रामायण महाभारत में ऐसे बहुत सारे तीर आपने देखे होंगे, लेकिन सियासी तीर जो हैं वो कब किसके निशाने पर और कब उल्टा पड़ जाए आप समझ नहीं सकते। लेकिन आज भारत की जनता देख रही है दोस्तों कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कांग्रेस में तो बाकायदा चुनाव हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को हराकर अध्यक्ष पद हासिल किया और आज सोनिया गांधी ने अपने दायित्वों से मुक्त होते हुए खड़गे को नया पद संभालने के लिए शुभकामनाएं दी। अभी आपने सुना ही, इस मौके पर राहुल गांधी भी मौजूद रहे, जो अभी भारत जोड़ो यात्रा से 3 दिनों के विश्राम पर हैं। कल से फिर से वो शुरू हो जाएंगे यात्रा पे और नए जोश के साथ यात्रा शुरू करेंगे और इस बार उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे। जब यात्रा कर्नाटक में थी तो बतौर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यात्रा में शामिल हुई थी, आप याद कीजिए। और अब देखना दिलचस्प होगा कि खड़गे इस यात्रा में कहां अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे। वैसे यात्रा को अभी जिस तरह का समर्थन मिल रहा है उससे कांग्रेस विरोधी सारे लोग हैरान हैं, परेशान हैं। जिन लोगों ने राहुल गांधी की क्षमताओं पर शक किया था, उनकी बोलती अब बंद हो गई है या वे ट्रोलर्स के उल्टे सीधे ट्वीट्स का सहारा लेकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन ऐसी आलोचनाओं से बेपरवाह राहुल गांधी आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनके साथ साथ कांग्रेस का ग्राफ भी अभी ऊपर चढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इसका जमीनी असर चुनाव में कितना होगा ये देखना होगा, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी को जरा भी अनुमान नहीं था कि भारत जोड़ो यात्रा इस तरह ऊंचाइयों की तरफ बढ़ जाएगी, लेकर जाएगी कांग्रेस को। और अब हालात ये हैं कि बीजेपी को भी अपनी रणनीतियों पर नए सिरे से विचार करना पड़ रहा है। बीजेपी ने अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में भी शायद सही अनुमान नहीं लगाया है। अब तक उन्हें गांधी परिवार का करीबी बताया जा रहा था, उनकी जीत को फिक्स मैच करार दिया जा रहा था। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनीति की काफी लंबी पारी खेली है दोस्तों, और वो अब भी मैदान में डटे हुए हैं। ये सब उन्होंने अपनी मेहनत और जनाधार के बूते हासिल किया है। इसीलिए खड़गे को हल्के में लेना बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। ये सही है कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष उनके सामने कई कठिनाइयां हैं, कई चुनौतियां हैं। कांग्रेस की सत्ता गिने चुने राज्यों में है इन दिनों, आप जान रहे हैं। बीजेपी का भगवा आधे से ज्यादा राज्यों में फैला हुआ है। सत्ता के मोह में बहुत से लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं, बगावत का माहौल बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के प्रचार तंत्र और मीडिया के सामने कांग्रेस को अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे धारा के विपरीत कांग्रेस की नाव कैसे लेकर जाएंगे ये देखना होगा। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे की एक बाइट और सुनाना चाहता हूं, और खासकर लोकतंत्र के ऊपर, इस देश में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि खड़गे साहब को हम लोगों ने बहुत कम सुना है और खासकर हमने सिर्फ और सिर्फ अगर कहें तो कुछ मौकों पर हमने संसद में उनको
चाहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या राज्यसभा में उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में सुना। अब अध्यक्ष के रूप में जो बातें वो रख रहे हैं, उन बातों का कितना असर है, कितना असर होगा, ये उनकी बातों से साफ झलक में आती है। आइए जरा सुनते हैं लोकतंत्र के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, राहुल गांधी की पदयात्रा के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मैं जानता हूं कि ये दौर मुश्किल है। हम सब जानते हैं कि जैसे लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस ने की थी, उसको बदलने की कोशिश आज हो रही है। किसने सोचा होगा कि देश में कभी ऐसी राजनीति का दौर भी आएगा जिसमें झूठ का बोलबाला होगा और सत्ता में बैठे हुक्मरान लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटे होंगे। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि झूठ, फरेब और नफरत का ये तंत्र हम तोड़ कर रहेंगे। कांग्रेस की विचारधारा भारत के संविधान की विचारधारा है और करोड़ों देशवासी उसमें दिल से यकीन करते हैं। ऐसे बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी के साथ फॉर्मली जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के नाते मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आइए हम साथ चले। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि ये देश के सबके लिए और कांग्रेस की सबकी भलाई इसी में है। कांग्रेस पार्टी 137 वर्षों से लोगों के जीवन का हिस्सा है। हमारे अच्छे काम के बावजूद, हमारे नेताओं के त्याग के बावजूद मतदाता हमसे कुछ रूठ गए हैं। मैं राहुल गांधी जी की आभार मानता हूं, जिन्होंने इस बात को समझा और हर मुश्किल को दरकिनार करते हुए वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं, उनसे सीधे संवाद कर रहे हैं, उनके दुख और दर्द को सुनकर वो हर लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो एनजीओज हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, जर्नलिस्ट हो, किसान हो, मजदूर हो, बच्चे हो, सभी के साथ रास्ते पे मिलते हैं, उनके पूछते हैं, फिर जब इंटरवल होता है उस वक्त उनसे संवाद भी करते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे पार्टी के लिए है और यही बड़ी देन हमारे लिए है, खासकर मेरे लिए है। कन्याकुमारी से कश्मीर की इस भारत जोड़ो यात्रा में हर रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं। देश में एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है। इस ऊर्जा को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ये मेरा दायित्व है। इस दायित्व को पूरा करने में मुझे आपका साथ चाहिए और मैं आपके साथ काम करने के लिए इस विषय में तैयार हूं। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि खड़गे साहब हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, दक्षिण के हैं, कर्नाटक से आते हैं और इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं कि कहीं भी तकलीफ नहीं नजर आ रही है कि हिंदी बोलने में कहीं तकलीफ हो। खैर, तो ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको आप सुन रहे थे। लोकतंत्र और जो देश में चुनौतियां हैं, इस वक्त मोदी सरकार की चुनौतियों, खासकर देश की जनता के सामने जो चुनौतियां हैं और मोदी सरकार ने जो कुछ किया है, लोकतंत्र खतरे में है। और साथ साथ इसमें राहुल गांधी क्या भूमिका निभा रहे हैं, राहुल गांधी की पदयात्रा कैसे चल रही है, उससे कांग्रेस को क्या मजबूती मिल रही है, इन तमाम मसलों पे बात कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, नवनियुक्त कांग्रेस के अध्यक्ष और एक लंबा कांग्रेस का ऐतिहासिक अध्यक्ष पद का एक, उसमें बड़े बड़े लोगों का नाम है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी है और उसके 24 साल बाद गांधी नेहरू परिवार से बाहर का कोई नेता जो है वो आया है।
अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बाइट से पहले मैं कह रहा था कि मोदी जी जो वंशवाद की बात करते थे, उस वंशवाद की हवा कैसे उड़ा दी गई, उसका ताजा तरीन नमूना आप देख रहे हैं, जो अभी तक हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मोदी जी की उस बाइट को देखना बहुत जरूरी है जिस पर वो कहते थे और वंशवाद के नाम पर लोगों को और खासकर कांग्रेस के लोगों को घेरते थे। आइए जरा उस बाइट को भी सुन लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा और आप सबका इस्तकबाल है पहले से ही और फिर से करूंगा। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मोदी जी। ये पुरानी बाइट है लेकिन यहां पर मौजूद है, सुनना जरूरी है। कोई अच्छे कांग्रेसी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दो, मैं मान लूंगा, अरे मैं मान लूंगा कि नेहरू जी ने ऐसी लोकतांत्रिक परंपराएं पैदा की थी कि जिसके कारण कोई समर्पित कांग्रेसी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन पाया। एक परिवार के बाहर जरा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को बनकर कर दिखा, 5 साल के, ज्यादा नहीं। कोई अच्छे कांग्रेसी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दो, मैं मान लूंगा, अरे मैं मान लूंगा कि नेहरू जी ने ऐसी लोकतांत्रिक परंपराएं पैदा की थी कि जिसके कारण कोई समर्पित कांग्रेसी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन पाया। एक परिवार के बाहर जरा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को बनकर कर दिखा, 5 साल के, ज्यादा नहीं। चलिए यहां कुछ टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं और हकीकत क्या है ये भी आप देख रहे हैं। तो कांग्रेस की रणनीतियां क्या हैं और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी कांग्रेस के प्लान पर कैसे हैरान हो रही है। कांग्रेस का जो ये प्लान है, इस प्लान से बीजेपी कैसे हैरान हो रही है, कैसे परेशान हो रही है, इन सब पे आज चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं, चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं जिसमें 2 प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं और प्रोफेसर रविकांत जी हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं और साथ में मीनू जैन जी हैं। मीनू जी आपका भी स्वागत है। थोड़ी देर बाद 2 और साथी जुड़ेंगे, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और सीधा आना चाहूंगा प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास ही। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अब अब तो ऐतिहासिक पटल पे रहेगा क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं। चुनौतियां बहुत हैं जैसी हम चर्चा कर भी रहे हैं शुरुआत से ही, और उन चुनौतियों के बीच जो अभी भाषण दे रहे थे और सबसे आखिर में आप लोगों ने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यहीं से चाहता हूं चर्चा को आगे बढ़ाना। क्या कुछ कहेंगे यहां से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे तक, मोदी से लेकर खड़गे तक, मोदी के बयान से खड़गे के बयान तक? देखिए राजीव जी, मोदी जी के बयान बहुत पब्लिक के लिए सीधे एड्रेस नहीं होते हैं, वो जो गोदी मीडिया है उसको एड्रेस होते हैं और फिर वो 2-4 दिन बराबर उसी को चलाया जाता है। वरना जो पब्लिक है वो नेहरू जी की लोकतांत्रिक परंपराएं और ये सब बहुत स्पष्ट रूप से नहीं समझते, लेकिन उसे गोदी मीडिया के जरिए वहां तक पहुंचाया जाता है। और अब तो मोदी जी के पास जवाब क्या होगा? अच्छा हुआ कि मोदी जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी, उनको शुभकामनाएं दी, और अगर वो नहीं देते तो फिर बहुत मुश्किल में फंस गए होते, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक अच्छा समर्पित कांग्रेसी। अब अच्छा और समर्पित कांग्रेसी की परिभाषा तो मोदी जी ही जानते होंगे। उनके यहाँ जो अध्यक्ष है उसका समर्पित होने का मतलब क्या है कि अगर मोदी जी आंख दिखा दे तो वो उधर झांके भी नहीं, उनके लिए वो होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कम से कम ये चीजें देखने को कम मिलती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के आजादी के बाद तीसरे दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संजीवैया बने थे आंध्र प्रदेश से 1962 में, उसके बाद बाबू जगजीवन राम और अब खड़गे साहब। और जो बात उन्होंने कही कि कांग्रेस की विचारधारा संविधान की विचारधारा है, क्योंकि बिना विचारधारा के राजनीतिक लड़ाई लंबे समय तक नहीं लड़ी जा सकती। और बीजेपी जिस हिंदुत्व के विचारधारा के जरिए जो हमले कर रही, दलितों पर, पिछड़ों पर, महिलाओं पर, आदिवासियों पर, वो बात अलग है कि वो
टोकन के रूप में किसी आदिवासी को, किसी दलित को कुछ बना दें और उसका प्रचार करें। लेकिन यहाँ उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है, वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा एक्सपीरियंस होल्डर, लंबा उनका करियर है। उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष से कांग्रेस पार्टी की सेवा की और वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। एक मजदूर के बेटे हैं। अब तो मोदी जी के सामने दिखेगा कि चाय वाला और एक मजदूर का बेटा क्या होता है। एक चाय वाले का बेटा जो इतने कपड़े बदलता है प्रधानमंत्री होने के बाद, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कर रहे हैं, ये भी सामने स्पष्ट होगा। तो उनकी जो विचारधारा जो उन्होंने स्पष्ट की है कि एक संविधान में जो विचारधारा निहित है, और संविधान में वो विचारधारा निहित है जो 90 साल के स्वाधीनता आंदोलन से छन करके निकली। अगर आप कई कांग्रेस के अधिवेशन देखें तो उसमें क्रांतिकारियों से भी वो बहुत कुछ ग्रहण कर रहे हैं, बाबा साहब से बहुत कुछ ग्रहण कर रहे हैं, या जो समाजवादी हैं उनसे बहुत कुछ ग्रहण कर रहे हैं, और तब जाकर के वो संविधान बनता है। तो एक तो वो स्वाधीनता आंदोलन का पूरा आईना है, और सामाजिक न्याय उसका की पॉइंट है, उसका मूल सूत्र है। जो सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ दलितों और पिछड़ों का आरक्षण नहीं होता। सामाजिक न्याय का मतलब है कि जो भी हाशिए का तबका है, महिलाओं हैं, आदिवासी हैं, आरक्षण के साथ साथ उनका सशक्तिकरण होना, उनके दुख दर्द दूर होना, ये सामाजिक न्याय के भीतर आता है। तो उसका बड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट है। सोनिया जी ने 24 साल के बाद, माने गांधी परिवार ने अब लगाम दी है, बागडोर सौंपी है मल्लिकार्जुन खड़गे पर। और हम लोग जानते हैं कि पिछले कई दशक से एक तरफा प्रहार होता रहा सोनिया जी पर। अभी अभी जो ऋषि सुनक बने हैं ब्रिटेन में प्रधानमंत्री, और जिस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है, वही सारे लोग थे जब सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठा करके नाच रहे थे, ऐलान कर रहे थे कि सिर मुंडवा लेंगे, भोजन नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। अब वो सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन में लोकतंत्र बहुत मजबूत है, और वहां ये मायने नहीं रखता है कि व्यक्ति किस धर्म को मानता है, किस समाज से आता है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। उसके लिए महत्वपूर्ण होता है कि वो देश के हित में काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और जिस पार्टी के साथ है उस पार्टी की आइडियोलॉजी है कि नहीं। विदेशी मूल का है, फला धर्म का है, ये मुद्दा नहीं होता। लेकिन सोनिया गांधी पर लगातार इस तरह के प्रहार हुए। मैं सोनिया जी के विषय में एक बात कहना चाहता हूं कि जब यूपीए 1 और 2 की गवर्नमेंट थी, जिसकी तरफ इशारा किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और कई सारी योजनाओं की बात की, राइट टू एजुकेशन से लेकर के राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन। लेकिन जहां तक मुझे याद आता है कि सोनिया गांधी जो अपने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करती थी, जो उनको कहा जाता था ना कि वो चला रही, मैं एक बार इस बात को पहले भी कह चुका हूं कि सोनिया गांधी ने मान लीजिए कि सरकार चलाई, तो सोनिया गांधी का मूल्यांकन उस सरकार के आउटपुट से होना चाहिए। उन्होंने देश की भलाई के लिए काम किया या उससे कोई नुकसान हुआ। आज हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है, आपके पत्रकारिता के इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है। सोनिया जी हर मुख्यमंत्री को एचडीआई पर उसकी क्लास करती थी, उसको बुला करके उससे पूछती थी कि ये जो विकास सूचकांक है उसमें आपका स्टेट क्यों पिछड़ रहा है। और विकास सूचकांक का मतलब होता है कि जो दलितों के बच्चे हैं, जो दलित परिवार हैं, आदिवासी परिवार हैं, महिलाओं की स्थिति है, माने लैंगिक समानता जैसा, या अभिव्यक्ति की आजादी, ये तमाम उसके मानदंड होते थे। और उसके आधार पर वो अपने मुख्यमंत्रियों को बुला करके उनसे बात करते थे। तब इस देश में बहुत तेजी से आर्थिक विकास हुआ, आर्थिक तरक्की हुई। और जहां मनमोहन सिंह ने जाकर के छोड़ा है, उसके बाद की आप स्थितियां देख लीजिए। वही डॉलर का बढ़ता हुआ दाम अब क्या हो जाता है, या वही जो भुखमरी है, जो महंगाई है, उसके क्या मायने हो जाते हैं। तो एक तो थिथराई जो शब्द है ना, कांग्रेस पार्टी जो कर रही है उसके सामने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास थिथराई बहुत है, और वो उससे बाज नहीं आने वाले हैं। मुझे लगता है कि जो बहुत शांतिपूर्वक राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं,
ये इस समय का परिवर्तनकारी सिद्ध होगा और उसमें बड़ी भूमिका मल्लिकार्जुन खड़गे की होने वाली है। जी बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी भूमिका होने वाली है और ये भूमिका आज से ही नजर आ रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जिस अंदाज में भाषण दे रहे थे उसके दो पार्ट को हमने आपके सामने रखा और उस भाषण से आपको समझ में आ सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत ही शानदार तरीके से हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए भी वो उपयोगी हैं। और कहा जा रहा था कि नहीं, जैसे बीजेपी के लोग लगातार नॉर्थ इंडिया को और हिंदी भाषी क्षेत्र को घेरने की और अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में भाषण देते हैं, वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ नजर आ रहे हैं। और साथ में दक्षिण भारत में मजबूत तो है ही कांग्रेस, और राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है उस यात्रा से साफ समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यात्रा में लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। एक बार आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, और खासकर खड़गे युग की शुरुआत कांग्रेस में, इसको आप किस रूप में देखते हैं? और उसके साथ साथ राहुल गांधी के बारे में जो खड़गे साहब कह रहे थे, यानी एक कॉन्फिडेंस राहुल गांधी में मल्लिकार्जुन खड़गे का साफ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए इस पदयात्रा को लेकर के भी, क्योंकि पदयात्रा में पहले तो बिना अध्यक्ष वो जा चुके हैं, मिल चुके हैं उनसे, अब जब एक अध्यक्ष का साथ मिलेगा, राहुल गांधी को अपने अध्यक्ष का साथ मिलेगा, तब शायद और भी कुछ, लेकिन चुनौतियां भी बहुत कुछ हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने। एक ऐसी कांग्रेस जिसके पास अभी मात्र 2 स्टेट है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उसके अलावा 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर मिली जुली, 2 नहीं कहें, हाँ अभी तो 2 ही हैं, एक तमिलनाडु और दूसरा झारखंड, जहां मिली जुली सरकार है, और तीसरा स्टेट और भी है, बिहार है। तो इन 3 स्टेट्स में आप उसमें हैं, लेकिन 2 स्टेट बहुत कम है और सामने चुनाव है। उस चुनाव में भी कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आप क्या राहुल गांधी को भेजेंगे, क्या प्रियंका गांधी को भेजेंगे, क्या सोनिया गांधी को भेजेंगे? क्योंकि इन तीनों का नाम यहां इसलिए ले रहा हूं प्रोफेसर साहब, क्योंकि अब ये तीनों खुले तौर पर कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के चाहने वाले लोग, कांग्रेस के वोटर्स सबसे पहले गांधी नेहरू परिवार की तरफ देखते हैं। और जिधर इशारा कर रहे थे किसी भी रूप में कि यहां से कोई भी यहाँ का जो कहें तो जो सदस्य है वो अध्यक्ष न बने, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे, और हुआ वही, अध्यक्ष नहीं बना, अध्यक्ष कोई और है। लेकिन ये कांग्रेस के लिए विन विन सिचुएशन है या कांग्रेस के लिए ये घाटे का सौदा होगा? तो बातें बहुत कुछ रख चुका हूं आपके सामने, आपसे चाहूंगा इसको एलिब्रेट करें। और आपसे आपके पास आऊं उससे पहले स्वागत करना चाहता हूं, हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी। अजय जी बीमार हैं, पीड़ित हैं डेंगू से, जैसा मुझे जानकारी मिली, लेकिन बैठे हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया अजय जी कि आप बैठे हैं और इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। आपकी बातें, आपके विचार सुनना बहुत जरूरी है, आने वाले समय में आपके पास आएंगे। लेकिन अब सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। राजीव जी, मुझे लगता है भारतवर्ष में एक नए युग का आगाज हो रहा है। देखिए, मेरे को ये 2 रिग्रेट्स थे कि मैंने महात्मा गांधी को नहीं देखा, क्योंकि मैं परिकल्पना नहीं कर पाता कि गांधी जैसा आदमी इस दुनिया में हो सकता है। दूसरी तरफ मेरे को एक अफसोस रहा कि मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं देखा। जो बाबा साहब थे, उन्होंने जिस संघर्षपूर्ण जीवन से, और उस समय की अगर कल्पना करें, उस समाज से आने के बाद जहां पे उस समाज के लोगों को किस प्रकार से तुतकारा जाता था, उन्हें क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था, पीने का पानी नहीं पीने दिया जाता था, बाबा साहब ने यह दिखाया कि किस प्रकार से संघर्ष करके एक गरीब परिवार से उठकर एक व्यक्ति भारत का संविधान की संरचना कर सकता है। तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर को मैं नहीं देख पाया, क्योंकि मेरा जन्म उसके बाद हुआ। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि जब मुझे राहुल गांधी की पदयात्रा दिखी और मैंने देखा कि जैसे महात्मा गांधी लाठी उठा के पैदल चल पड़ते थे, उनके पीछे भीड़ उमड़ पड़ती थी, और जब वो चलते थे कम लोग होते थे और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती थी। उसी प्रकार से राहुल गांधी ने जब ये पदयात्रा शुरू की तो हजारों लाखों लोग उनके पीछे जब चले, तो महात्मा गांधी की जो मेरे को देखने की इच्छा थी, उत्कंठा थी, वो पूरी हुई।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संघर्षपूर्ण जीवन से अपने जीवन को उठाया, अगर आप खड़गे साहब का जीवन देखें, अगर इनका बाल्यकाल देखें, जब ये 5 साल 6 साल का बच्चा था, तब वहां पे इनकी माता को जिंदा जला दिया था सैनिकों ने, और इनके पिताजी इस बच्चे को लेकर भाग के गुलबर्ग गए थे और वहां एक फैक्ट्री में मजदूर की तरह काम किया था। तो उस समाज का एक व्यक्ति संघर्ष करते हुए, और उसकी निष्ठा देखिए आप, उसकी सत्य निष्ठा देखिए अपनी पार्टी के प्रति। किसी भी आदमी का व्यक्तित्व अगर आपको देखना है, अगर वो निष्ठावान है और निष्ठा नहीं छोड़ता है, बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए, बीजेपी छोड़ के वो कांग्रेस में आ जाएंगे 2024 में जब सत्ता बदलेगी, लेकिन इस व्यक्ति ने निष्ठा नहीं बदली। धर्म सिंह वहां के मुख्यमंत्री बने कर्नाटक के, जो इनके धुर विरोधी थे, इसके बावजूद खड़गे साहब ने एक शब्द नहीं बोला। जब वहां पे आपके सीधा रमैया चीफ मिनिस्टर बनाए गए, सबको आशा थी कि खड़गे साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन खड़गे साहब ने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने अगर कुछ सोचा होगा तो सोच समझ के सही निर्णय लिया होगा। तो उस समाज का एक व्यक्ति, जिस प्रकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी के नेतृत्व में काम किया था, आज मैं उसकी पुनरावृत्ति देख रहा हूं, जहां राजीव गांधी गांधी जी के रोल में हैं, और ये खड़गे साहब जो हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रोल में हैं। तो ये एक सामाजिक परिवर्तन का आगाज है। और जब आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो इतना, अब तो दूसरा एक और चीज राजीव जी आप देखिए, भारत और इंडिया की हम बात करते हैं। भारत में एक वर्ग है जो धोती पहनता है, जो कुर्ता पहनता है, और भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग आज बन गया है जो कि टी शर्ट पहनता है और जीन्स पहनता है। तो उसका भी एक पुनर्मिलन में देख रहा हूं कि राहुल गांधी जीन्स पहन के और शर्ट पहन के पदयात्रा कर रहे हैं, उन नौजवानों से मिल रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो धोती उस वर्ग का, उस ग्रामीण परिवेश का एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और इनके बीच में एक सेतु बन रहा है। क्योंकि जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष होंगे, राहुल गांधी पदयात्री होंगे, महात्मा गांधी का पुनर्जीवन होगा, और उसके बाद एक उसके बीच में सेतु बनेगा जो ये दिखाएगा कि हमारी पूरी पुरानी पीढ़ी जो कि धोती में बिलीव करती थी और नई पीढ़ी जो जीन्स और टी शर्ट में बिलीव करती है, इनके बीच में सेतु कैसे जुड़ता है। तो मैं ये मानता हूं कि भारत का एक पुनर्निर्माण और भारत की एक छवि जो कि आज से 80-90 साल पहले महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक त्रिमूर्ति उन्होंने देखी थी, आज उसी मियां जी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की एक त्रिमूर्ति देखेगी, और ये देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन का एक आगाज होगा, और उसके बाद एक ऐसे भारत का निर्माण होगा जिसमें सामाजिक विद्वेष नहीं होगा, जहां सवर्ण और दलितों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में भेदभाव नहीं होगा। हम एकजुट होंगे और भारत को मजबूत करेंगे और विश्वगुरु बनाएंगे, जो केवल इस दिशा से जो आज कांग्रेस ने दिखाई है, इसी से संभव है। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं राजीव जी। जी, प्रसन्नता बहुत लोगों में है और आप खुश हैं और हमेशा खुश रहें, यही कामना भी है। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, अजय शुक्ला जी आपके पास आना चाहूँगा, फिर बिनू जी आपके पास आता हूँ। अजय शुक्ला जी, समझना चाहूँगा इस खड़गे युग को कांग्रेस में आप किस रूप में देखते हैं, किस रूप में देख रहे हैं, और साथ साथ बहुत सारी हलचल चल रही है कांग्रेस के अंदर और दूसरे खेमे में भी, सामने चुनाव भी है, कैसे देखेंगे? मैं इसे एक बहुत अच्छी शुरुआत मानता हूं, और मैं मानता हूं कि एक लंबे अरसे बाद में देखिए कांग्रेस को, हालांकि उन्होंने दलित कह के नहीं उन्हें इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन निश्चित रूप से यदि ये भारतीय जनता पार्टी होती तो इसको लेकर के लंबे उसमें प्रचार करती कि हमने दलित को देखिए अध्यक्ष बना दिया, दलित को बना दिया, दलित को बना दिया। आपने देखा कि राष्ट्रपति के पद पर जब मुर्मू को बनाया गया तो किस तरीके से प्रचारित किया गया। कभी कांग्रेस पार्टी ने जब भी कभी जाने कितने सारे राष्ट्रपति बने, कितने और बने, कभी उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने एक अल्पसंख्यक समुदाय से जो है मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कभी प्रधानमंत्री बनाया या कुछ किया। उनके जवाब हर चीज में यही थे कि जो योग्य था वो बना है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये अंतर है दोनों में। तो खड़गे के साथ में अच्छी चीज ये है कि वो जमीनी दर्द को समझते हैं, वो उस दर्द को समझते हैं जो दर्द एक गरीब का होता है।
वो उस दर्द को समझते हैं जो एक दलित का होता है, वो उस दर्द को समझते हैं जो एक सांप्रदायिकता में उस 5 साल के बच्चे के सामने उसकी मां को जलाकर मार डाला जाता है। तो वो उन सारी चीजों को समझते हैं। वो समझते हैं कि किस तरह से रोटी के लिए भी तड़पा जाता है और उसके लिए कैसे कैसे क्या काम किए जाते हैं और कैसे किया जाता है। वो समझता है कि कैसे सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाती है। तो जो शख्स ये सब कुछ समझता हो और जो यह भी समझता हो कि विचारधारा क्या है, विचारधारा को न कभी छोड़ता हो, तो ऐसे शख्स को निश्चित रूप से सैल्यूट बनता है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए बिल्कुल बधाई का पात्र है कि उसे एक बेहतरीन अध्यक्ष मिला है, एक अच्छा विचारक मिला है और अच्छे अनुभव वाला व्यक्ति मिला है। भाई 9 बार विधानसभा सदस्य रहे, 2 बार लोकसभा सदस्य रहे, राज्यसभा सदस्य हैं, तमाम चाहे राज्य के मंत्रिमंडल में हो चाहे केंद्र के मंत्रिमंडल में हो, वहां एक सुदृढ़ सदस्य के रूप में रहे हैं। उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष से लेकर के नेता सदन सब कुछ रह लिए। तो इन सारी स्थितियों में जिस आदमी की हो तो निश्चित रूप से ये उस पार्टी के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि वो, और आप देखिए सम्मान देने का तरीका देखिए, आज मंच पर ही दिख गया कि किस तरीके से उन्होंने भी सम्मान, जैसा एक बड़ा व्यक्ति होता है छोटे को भी सम्मान देता है, उसी तरीके से उन्होंने भी दर्शाया कि हाँ वो एक बड़े व्यक्ति हैं। और गांधी परिवार ने भी वही सम्मान दिया। देखा आपने राहुल गांधी ने किस तरीके से उनको किया, सोनिया गांधी ने किस तरह से किया कि जब वो खड़े हुए तो सोनिया जी खड़ी हो गई और वो सारी, जबकि वो एक बार बैठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सोनिया जी खड़ी रही। ये इस बात का संदेश है कि पद की गरिमा और उन सारी चीजों को समझने का जो एक स्थिति है वो चीजें हैं। और उन्होंने भी धन्यवाद किया राहुल जी का जिस तरह से, तो वो इस बात का संदेश है। आज वही स्थिति है, आप यदि देख लें कि देश की आजादी के दौर में गांधी सड़कों पर चल रहे थे और अध्यक्ष की जिम्मेदारी दूसरे सशक्त कंधों पर थी। तो आज भी वही चीज देखने को मिल रही है कि आज एक बेहतरीन लीडर के हाथ में लीडरशिप आई है और साथ में गांधी की भूमिका में आज राहुल गांधी नजर आते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है और मुझे लगता है कि एक बेहतर संदेश देगा और इसको समझना चाहिए और ये देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी चीज है। और मंच पे भी जो लोग बैठे थे, आप उन सब के क्रम देख लीजिए, सभी संप्रदाय और उसके लोग मौजूद थे एक प्रकार से। तो ये भी संदेश एक देता है कि हाँ, कि सिर्फ ये नहीं कि खड़गे साहब बैठ गए और सोनिया जी बैठ गई है, राहुल जी बैठ जाते क्योंकि वो चलिए पूर्व अध्यक्ष हैं दोनों, लेकिन उन्होंने जिन लोगों को स्थान दिया उससे भी संदेश एक जाता है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है। जी बिल्कुल अच्छी शुरुआत हुई है, ये साफ कहना है अजय शुक्ल जी का और बहुत सही आप कह रहे हैं। अब आना चाहूँगा मीनू जी आपके पास। शुरुआत बहुत अच्छी है लेकिन चुनौतियां भी बहुत हैं। इन चुनौतियों का सामना कांग्रेस कैसे करने वाली है और खासकर सबसे पहली जो सबसे बड़ी चुनौती वो है पहाड़ पे चढ़ना। 30 साल का जो वहाँ एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, यानी हिमाचल प्रदेश के चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और इस बार बीजेपी चाह रही है कि उस क्रम को तोड़ा जाए। तो चुनौतियां बहुत हैं। फिर गुजरात सामने है, हो सकता है अगले 2-4 दिनों में गुजरात के चुनाव की घोषणा भी हो जाए। किस रूप में आप देखती हैं खड़गे साहब की एंट्री? और बहुत सही कह रहे थे अजय शुक्ल जी कि अगर बीजेपी होती तो सबसे पहले कि हमने अध्यक्ष पद पर एक दलित चेहरे को बैठाया है, यहां से शुरुआत करते। लेकिन क्या कारण है कि कांग्रेस ये सब बात नहीं करती? कांग्रेस ये नहीं कहती कि हमने एक अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री बनाया, कांग्रेस ये नहीं कहती कि हमने एक दलित को अपने अध्यक्ष पद पे लेकर के आए। क्या कारण है? क्यों कांग्रेस इन सब मसलों से बाहर है और जानती है कि सियासत में ये सारी चीजें जरूरी भी हैं? जी राजीव जी, इसका जवाब मैं राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट में से दूंगी जिसमें उन्होंने कहा था
कि कांग्रेस अध्यक्ष का पद एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है और उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति उस विचारधारा का प्रतिनिधि है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस जो खड़गे साहब हैं वो इस कसौटी पे खरे उतरेंगे। कांग्रेस की विचारधारा एक सर्व समावेशी विचारधारा है, सभी वर्गों के लिए, सभी तबकों के लिए उसमें स्थान है। तो क्योंकि कांग्रेस सर्वसमावेशी विचारधारा है, इसके लिए उनको जरूरत नहीं है इस चीज को प्रोजेक्ट करने की या इस चीज का ढोल पीटने की कि हमने एक दलित को अपना अध्यक्ष बनाया है। और आपने आज देखा होगा कि ना तो खड़गे साहब ने इस बात का कोई जिक्र किया, ना सोनिया गांधी ने कोई अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया। इसीलिए ये जो सर्वसमावेशी विचारधारा है, इसके वाहक कैसे बनेंगे खड़गे साहब, इसका मैं आपको 2 उदाहरण देती हूं। जो उनकी कार्यशैली रहेगी उसका परिचय उन्होंने पिछले 2 दिनों में दे दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने जो अपना ट्विटर अकाउंट उनका नहीं था, उनका ट्विटर अकाउंट खुला तो उसमें जो उन्होंने 13 लोगों को फॉलो किया, उसमें और औरों के अलावा उसमें 2 इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको उन्होंने फॉलो किया। उन्होंने गुलाम नबी आजाद को फॉलो किया है और उन्होंने प्रणब मुखर्जी का जो लेगेसी अकाउंट है, जिसको कि डिलीट नहीं किया गया है और वो अकाउंट मौजूद है, उसको उन्होंने फॉलो किया। लोगों ने सवाल पूछा कि भाई गुलाम नबी आजाद को क्यों करना फॉलो या प्रणब मुखर्जी को क्यों करना फॉलो, कि वो बाद में अपने लास्ट टाइम में वो उनका थोड़ा विचलन हुआ था कांग्रेस की विचारधारा से, लेकिन उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन फॉलो करके उन्होंने जवाब दे दिया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि कांग्रेस जो छिटक चुकी है, कांग्रेस से लोग जो छिटक चुके हैं, उन्होंने ये सिग्नल दे दिया है कि मैं उनको वापस कांग्रेस की अपने जो फोल्ड है, कांग्रेस का जो कुनबा है, उसमें मैं उसे वापस लाने का प्रयत्न करूंगा। उस प्रयत्न में खड़गे साहब कितने सफल होते हैं ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खड़गे साहब इसमें सफल होंगे, क्योंकि वो जो अभी सभी मेरे से पहले सभी पैनलिस्ट ने कहा कि वो एक संगठन के आदमी रहे हैं। संगठन भी कैसा, नीचे से, ऐसा नहीं है कि कहीं से पैराशूट हुए हो किसी भी पद पे, वो संगठन के आदमी रहे। नीचे ब्लॉक लेवल से उठते उठते वो राज्य के राज्य में विधायक, मंत्री और उसके बाद केंद्र में मंत्री बने और आज अंततः अध्यक्ष बने। तो संगठन में क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्या क्या दिक्कतें सामने आती हैं अध्यक्ष को, उससे मेरे ख्याल से खड़गे साहब से बेहतर परिचित कोई हो नहीं सकता। और जो इस संगठन को जो इस वक्त बात हो रही है, सबसे मुख्य बात यही है, मुख्य बात ये नहीं थी कि अध्यक्ष कौन है बनेगा कांग्रेस का, मुख्य बात ये थी कि संगठन को में जान कौन डालेगा। जो बिखरी पड़ी है कांग्रेस, मृत प्राय पड़ी है कांग्रेस, उसको ये ताकत कौन देगा, उसमें ऊर्जा कौन डालेगा। और देखिए जो अपनी देसी कहावत है कि खड़गे साहब पुराने चावल हैं, और डेफिनेटली पुराने चावल स्वाद में भी बहुत बढ़िया होते हैं, खुशबू भी बहुत बिखेरते हैं, जब बन रहे होते हैं तो सबको पता चल जाता है। तो मुझे लगता है कि खड़गे साहब वही पुराना चावल जो टेक्निक के साथ आप स्पिनर को नहीं खेल सकते। कौन आपके सामने है, किस चुनौती आपके सामने? जी सुनील जी की शायद जी, लेकिन मीनू जी अपनी बात आप आगे रखिए। जी जी मीनू जी। सुनील जी कुछ कह रहे हैं? अच्छा नहीं, कोई नहीं। मीनू जी प्लीज अपनी बात आगे। हाँ, तो जो मैं आपको बता रही थी कि उन्होंने अपनी कार्यशैली से परिचय करा दिया कि वो उन्होंने ट्विटर पे गुलाम नबी आजाद को और उनको फॉलो किया। उसके अलावा उन्होंने एक और काम इंपॉर्टेंट किया, वो बापू की समाधि पे गए राजघाट, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधि पे गए और बाबू जगजीवन राम की समाधि पे, वो समता स्थल पे गए। वो भी एक मैसेज था। तो जो खड़गे साहब की जो मैं समझ पा रही हूं अपनी मेरी विजडम जो कहती है कि खड़गे साहब जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति तो है नहीं कि बहुत मुखर है या फालतू बोलते हैं, वो बगैर बोले शब्दों के बगैर अपने एक्शंस से मैसेज देंगे आगे भी। तो जो ये मैसेज उन्होंने गुलाम नबी आजाद और प्रणब मुखर्जी को फॉलो करके और बाबू जगजीवन राम की जो
समाधि के ऊपर वो गए हैं अपना पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, तो उन्होंने एक मैसेज दिया है। वो जो कांग्रेस का जो एक पास्ट के साथ कनेक्ट टूटा हुआ था उसको जोड़ेंगे, जो लोग छिटक रहे थे उसको जोड़ेंगे। अब इसमें जैसे सोनिया गांधी जी का ही है, उन्होंने भी ये रोल अदा किया था 1998 में, जिस वक्त कांग्रेस छिटक गई थी, टुकड़ों में बट रही थी बहुत तेजी से। कितनी बनी उस जमाने में, मैं क्या गिनती कर रहा हूं उसकी। तो सोनिया गांधी के आने के बाद जो कांग्रेस जो टूटती जा रही थी वो एक जगह संगठित हुई, और उसके बाद जो आपने 2004 में फिर कांग्रेस सत्ता में आई सोनिया जी के नेतृत्व में, और उसके बाद 10 साल सत्ता में रही। तो मुझे लगता है कि उसी इतिहास की पुनरावृत्ति होते हुए मैं देख रही हूं खड़गे जी के नेतृत्व में कि कांग्रेस डेफिनेटली उन्हीं ऊंचाइयों को छुएगी। और आज जैसे आपको मालूम ही होगा कि आज ही मीटिंग भी हुई है सीडब्ल्यूसी की, और उसमें गुजरात के टिकटों के बारे में, वितरण के बारे में फैसला लेने की बात है। दूसरे ये कि सारे प्रदेश में सभी पदाधिकारियों ने कांग्रेस के इस्तीफे दे दिए हैं, जिसका ये मतलब है कि वे पुनर्गठन की तैयारी है। तो अब डेफिनेटली जल्दी ही, बहुत नवंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट महीना रहेगा कांग्रेस के लिए, भारत जोड़ो यात्रा के लिहाज से भी और कांग्रेस के संगठन के लिहाज से भी। और मेरा मानना ये ऐसा है कि जो कि उदयपुर चिंतन शिविर में भी हुआ था कि 50% पदों पे, संगठन के 50% पदों पे युवा रहेंगे, और बाकी अकॉर्डिंगली जो लोग योग्य रहेंगे उनको स्थापित किया जाएगा। तो युवा जोश और बुजुर्ग अनुभव, वो एक बहुत बड़ी बहुत सुंदर जुगलबंदी कांग्रेस के संगठन में चलेगी। उधर से भारत जोड़ो यात्रा और इधर से खड़गे जी का संगठन की जो क्षमताएं सामने आएंगी, वो मेरा मानना ऐसा है कि कांग्रेस दोबारा से पुनर्जीवित होके, ऊर्जावान होके और इस देश की राजनीति को एक नई तस्वीर पेश करेगी। जी राजीव जी, एक नई तस्वीर पेश करेगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील शुक्ल जी। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष। लिख भी रहे हैं कांग्रेस का प्लान, बीजेपी हैरान, और बीजेपी हैरान परेशान क्यों है ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार हर चुनावी मंच से कहते थे सुनील जी कि गांधी परिवार से बाहर का किसी आदमी को बैठा दो अध्यक्ष पद पे। वंशवाद की बात होती थी। आज सारे चैप्टर क्लोज हो गए, धीरे धीरे वो सारे चैप्टर क्लोज हो रहे हैं। एक ये कि राहुल गांधी की जो छवि थी, उस छवि के बारे में भी बहुत सारी बातें होती रहीं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उस पर जब अपना भाषण दे रहे थे उस पर भी उन्होंने फोकस किया है और बताया उस अपने भाषण में। लेकिन तो जितने चैप्टर्स थे, चाहे राहुल गांधी का चैप्टर जो बीजेपी ने खोला, विरोधियों ने खोला, उसके बाद उसके अलावा वंशवाद का चैप्टर, ये सारे चैप्टर बंद हो चुके हैं। और एक नई ऊर्जा के साथ जैसा बता रही थी मीनू जी कि बुजुर्ग भी हैं और साथ में युवा जोश भी है। अब इस नए कांग्रेस को आप कहाँ देखते हैं आज की तारीख में? अगर कांग्रेस का मूल्यांकन करें तो कहाँ पाते हैं सुनील जी? अनम्यूट कर लीजिए सुनील जी। धन्यवाद राजीव जी। एक तो विलंब से आने के लिए मैं सभी से क्षमा चाहता हूं। कोई बात नहीं। कांग्रेस के पास जो जिम्मेदारी थी वह विपक्ष की जिम्मेदारी थी, या है आज देश में। यह सबसे बड़ा आरोप था भी कांग्रेस के ऊपर कि वह विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए नजर नहीं आ रही है। पहली वजह यह बात कही जाती थी कि विपक्ष की जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वह रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, उनकी कोई रुचि नहीं है, वह सत्ता को जहर मानते हैं, राजनीति में उनके कोई संघर्ष करने के लिए वो तैयार नहीं है। दूसरी चीज यह कहा जाता था कि जनता के मुद्दे पर यह पार्टी सड़कों पर उतर के संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी बातें कही जाती थी कि यह पार्टी गांधी नेहरू परिवार से अलग कोई संगठन खड़ा करने की स्थिति में नहीं है। इन तीनों का जवाब इस पार्टी ने दे दिया। पहली चीज कि पब्लिक कनेक्ट बढ़ाने के लिए जो राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई, इसका कोई जवाब सत्तारूढ़ दल के पास नहीं है। और केवल बढ़ाने के लिए जो जन समर्थन कांग्रेस को मिला वह सबको दिख रहा है, इसे आप आंख बंद नहीं कर सकते। कोई भले ये कहे कि अब मैं
इसको स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो, कथित गोदी मीडिया है उसको दिखाए ना, लेकिन ये सच्चाई है कि जनता इस कांग्रेस के इस नेता से मिलने के लिए, जोड़ने के लिए सड़क पे आने के लिए तैयार है और आ रही है। और ये 4 राज्यों में बड़े पैमाने पर इसको लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा और लगातार देख रही है। नंबर 2, तो ये जो राहुल गांधी का रिलक्टेंट पॉलिटिशियन होने का आरोप और जनता से न जुड़ने का आरोप, इन दोनों आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया कांग्रेस ने। और कांग्रेस के बीच में, जनता के बीच में कांग्रेस का जन समर्थन है, इस पद यात्रा के दौरान मिले जन समर्थन ने भी साबित किया। दूसरी बात जो ये बात कही जा रही थी कि यह पार्टी गांधी नेहरू परिवार से अलग होकर के कोई अपनी संगठन खड़ा करने की स्थिति में नहीं है, इसको भी लोकतांत्रिक तरीके से अपना अध्यक्ष चुन करके पार्टी ने इस आरोप को भी सिरे से खारिज कर दिया और ये आरोप आधारहीन साबित हो गया। न केवल अपना अध्यक्ष चुना, बल्कि एक ऐसा अध्यक्ष चुना जो अनुभवी है, संसदीय राजनीति का व्यापक अनुभव है, एक गंभीर और निष्ठावान कांग्रेसी है और जो कांग्रेस जिस मूल्यों और मान्यताओं के लिए जानी जाती है, उन मूल्यों और मान्यताओं से पूरी तरह से परिचित नेता है। और यही इसके साथ साथ दलित नेता की एक पहचान है। इस व्यक्ति ने जो अपनी राजनीतिक हैसियत बनाई है, वह अपने संघर्षों से और कांग्रेस में लगातार आकर के कांग्रेस के मूल्यों के साथ अपनी राजनीतिक ताकत बनाई है। तो दलित नेता, अनुभवी नेता, गांधी परिवार से अलग होकर के अध्यक्ष का चुना जाना, यह पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आम लोगों में भी एक जबरदस्त अपील बनी, पब्लिक कनेक्ट इस पार्टी का बढ़ा और एक गंभीर राजनेता होने की शिनाख्त, अपनी पहचान राहुल गांधी ने बनाई और जनता ने भी उनके ऊपर यकीन किया। अब इन चीजों के पास जो सत्तारूढ़ दल है, उसका कोई काट उसके पास है नहीं, सिवाय इसके कि आप किसी चीज की बात कर लीजिए। अगर सरकार के खिलाफ एक वैकल्पिक राजनीति करने का भी कांग्रेस ने लोगों को विश्वास दिलाया कि जो देश के सामने चुनौतियां हैं, उन मुद्दों की बात करते हैं। हम पोलराइजेशन की बात नहीं करते, हम संप्रदाय की बात नहीं करते। जिन चीजों के लिए, जिन मूल्यों के लिए, जो संदेश और जो ताकत इस देश का संविधान राजनीतिज्ञों को देता है, उन मूल्यों की बात हम करते हैं। और जो देश की समस्याएं हैं, अगर आज देश के संघीय ढांचे के ऊपर खतरा है, वो मुद्दा हमारे लिए गंभीर है। अगर इस आर्थिक व्यवस्था इस देश की खराब होती जा रही है, वह मुद्दा हमारे लिए गंभीर है। अगर रोजगार का संकट इस युवाओं के सामने है, वह मुद्दा हमारे लिए गंभीर है। लोग अगर महंगाई के मार से त्रस्त हैं, वह मुद्दा हमारे लिए गंभीर है। यानी कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के पार्टी सड़क पर उतरी, पिछले 45 दिनों से लगातार सड़क पर है, अपने संगठन को ही मजबूत कर रही है और सत्तारूढ़ दल से एकदम तुर्की व तुर्की लड़ती हुई दिख रही है और जनता के बीच में यह संदेश देने में कामयाब रही है कि जनता के मुद्दों को लेकर के यह पार्टी लड़ने के लिए तैयार है और जनता ने इस पर भरोसा भी किया। इस कांग्रेस के इस जो राजनीति इसमें है, इसका कोई भी कार्ड बीजेपी के पास नहीं। क्यों? कि गवर्नेंस आपके पास है नहीं। जिन मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है, वो आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, उसका समाधान आपके पास नहीं है। अगर 27 सालों में गुजरात जैसे विकसित राज्य में प्रधानमंत्री जैसे बड़े व्यक्ति को एक अच्छे टेक्निकली बहुत हाई ग्रेड विद्यालय के बीच में बच्चों को जाने के लिए अगर मेकशिफ्ट स्कूल बनाना पड़े उस की सरकार को, तो इससे बड़ी टिप्पणी क्या हो सकती है कि तंबू करात लगा करके आकर स्कूल का ढांचा खड़ा करिए और वहां प्रधानमंत्री को आप बैठाइए बच्चों के बीच में। इससे बड़ी टिप्पणी क्या होगी आपके पास? गोया कि आपने कोई विकास नहीं किया। विकास के जो आपके दावे हैं उसको कांग्रेस ने खोखला साबित कर दिया। तो आप गवर्नेंस की बात नहीं कर सकते। नीतियां जो आपके पास है, उन नीतियों को लेकर के जबरदस्त लोगों में आक्रोश है। क्या गुजरात में इस बात से इनकार कोई कर सकता है कि जो वहां का टेक्सटाइल्स का व्यापार है वो घटा नहीं है, उसमें रोजगार के अवसर कम नहीं हुए हैं, उसमें जो व्यापार की जो मात्रा थी वह कम नहीं हुई है? जिस बात के लिए सूरत नगर जाना जाता था, ये हीरे के उद्योग के लिए, क्या उसके व्यापार में कमी नहीं आई है? उल्लेखनीय कमी नहीं आई है? क्या उसमें व्यापार के अवसर कम नहीं हुए हैं? लोगों के रोजगार के अवसर कम नहीं हुए हैं? लोगों के रोजगार के दिन घटे नहीं हैं? क्या वहां जो इस देश में नोटबंदी लागू किया गया,
क्या गुजरात के व्यापार पर इसका असर नहीं पड़ा? गुजरात ही नहीं, पूरे देश के व्यापार के ऊपर असर नहीं पड़ा। गुजरात का उल्लेख इसलिए कि वह एक व्यापार ओरिएंटेड स्टेट है, जहां पर व्यापार को बड़ी तरजीह दी जाती है। क्या उसका असर नहीं पड़ा? तो आप किस बुनियाद पर आप कांग्रेस के ऊपर हमला करेंगे? मतलब सवाल है कि जो पार्टी 27 साल से सत्ता में जिस राज्य में, वह विपक्षी दल के ऊपर सवाल खड़ा कर रही है। सवाल आप विपक्ष से पूछेंगे, लेकिन अगर आपने विपक्ष को, आप कहते थे कि विपक्ष दिखता नहीं है, विपक्ष दिखने लगा। न केवल दिखने लगा, बड़ी मजबूती के साथ और बड़े फर्म डिटरमिनेशन के साथ दिखने लगा, वो अब पूरे देश में दिखने लगा। तो वह आपका आरोप खत्म हो गया। और आपने ये कहा कि आप विकल्प की राजनीति नहीं करते हैं, तो कांग्रेस ने अपना विकल्प बता दिया कि हम निजीकरण के खिलाफ हैं, हम सार्वजनिक उपक्रमों के पक्ष में खड़े हैं, हम सार्वजनिक सरकार के माध्यमों के द्वारा लोगों को रोजगार देने के पक्ष में खड़े हैं, और इस तरह की नीतियां हम बनाएंगे जिससे कि महंगाई के ऊपर नियंत्रण किया जा सके। तो एक वैकल्पिक राजनीति का भी पूरा ढांचा, पूरा खाका देश के सामने रखा। समस्या इस बात की है कि अब जिन चीजों को लेकर के कांग्रेस सड़क पर आई, उन चीजों को लेकर के कांग्रेस बीजेपी के सामने समस्या है। अब जो उनका एक दूसरा मुद्दा होता था हिंदुत्व का, तो वह अरविंद केजरीवाल ये भागे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नोट पर लक्ष्मी जी का फोटो छापो। ये तो मैंडेट हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है, अब वो भी बुलाने लगे। तो चारों तरफ से सवाल है, गवर्नेंस के मुद्दे पर कांग्रेस आपको घेर रही है, हिंदुत्व के मुद्दे पर वह एक नया खिलाड़ी पैदा हो गए, तो आप जाएंगे कहां? इसलिए कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी स्तर पर जो एक माहौल बनाया है, एक विपक्ष की भूमिका में खड़ी हुई है। और जो राहुल गांधी ने, प्रश्न यह नहीं राजीव जी कि किसी भी नेता को यह हक है कि वो सड़क पे घूमे। प्रश्न यह है कि आपके घूमने पर जनता कितना आपसे जुड़ती है। अगर जनता आपसे जुड़ती है, यानी कि अभी भी आपकी एक पहचान है, आपकी एक विश्वसनीयता है, लोग आपके द्वारा बताए गए विकल्प को भी के प्रति विश्वास करने के लिए तैयार है। और 4 राज्यों से अब तक की जो यात्रा गुजरी है, उस यात्रा के दौरान जिस तरीके का जन समर्थन, क्यों कि इतने बड़े लोगों को आप मैनेज नहीं कर सकते हैं राजीव जी। जिस तरीके से लोग आए हैं, मिलने के लिए आए हैं, और लगातार और यही नहीं कि केवल एक वर्ग का, किसान मिल रहा है, युवा मिल रहा है, महिलाएं मिल रही हैं, मजदूर मिल रहा है, अवकाश प्राप्त कर्मचारी मिल रहे हैं, छात्राएं मिल रही हैं, वृद्ध लोग मिल रहे हैं। तो समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो मिल करके अपनी बात न करा, तो मिल के क्या बात करेगा? इसका मतलब कि आपके नेतृत्व में जो बात आप कह रहे हैं उसके प्रति हमारा विश्वास है, या हम उस पर यकीन कर सकते हैं। तो जब आप गवर्नेंस की राजनीति करने लगते हैं, तो गवर्नेंस से इतर राजनीति करने वाले लोगों के सामने समस्या पैदा होती है। और स्थिति यही है कि गवर्नेंस का ही संकट है। अन्यथा इस तरह की जिन समस्याओं से देश गुजर रहा है, कि आपकी मुद्रा की स्थिति न हो जाती। जो अगर सुशासन में जिनका विश्वास होता है, वो इस तरह से सरकारें नहीं चलाते, और न इन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। आप दावे के साथ ये नहीं कर सकते हैं कि 27 साल 28 साल जिन राज्यों में आपने शासन किया, उनमें आपने कोई एक नया विद्यालय बनाया कि नहीं बनाया, कोई एक नया अस्पताल बनाया कि नहीं बनाया जी, कोई एक नया मेडिकल कॉलेज आपने बनाया कि नहीं बनाया। और किसको सुशासन कहते हैं आप? युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दे को के समाधान के लिए आपने कौन सी नीतियां तैयार की? इस पर आप कुछ ही बोलने के लिए तैयार नहीं। आप बात करते हैं कि गुजरातियों को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। अरे कौन कर रहा है? लेकिन जब आप इस तरह की बातें करने लगेंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए कुछ नहीं है। और जब विकल्प की बात कोई राजनीतिक दल करने लगेगा, तो आपके सामने परेशान और हैरान होने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, परेशान हैरान क्यों है, इसी पे बात कर रहे थे, अभी अपनी बात रख रहे थे। सुनील शुक्ल जी हमारे साथ, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़ गए। अमलेंदु जी आपका स्वागत करता हूं। और साथ में बने हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, अजय शुक्ला जी, मीनू जी और सुनील शुक्ल जी। अजय शुक्ल जी, माफ करा, अजय जी आपके पास आना चाहता हूं, और चूंकि तबीयत भी नासाज है आपकी, जल्दी से एक कमेंट लेना चाहता हूं ताकि आपको छोड़ पाऊं, और आपके बाद फिर सीधे आऊँगा रविकांत जी, आपके पास थोड़ा सा समय चाहिए आप दोनों का। अजय जी अभी बहुत सही कह रहे थे, केजरीवाल का भी नाम आ रहा है, और अब
हिंदुत्व में भी हमारा हिंदुत्व तुम्हारा हिंदुत्व, हिंदुत्व की लड़ाई होने लगी है इस देश में। ऐसे में क्या देखते हैं, कांग्रेस के लिए मैदान कितना खाली है या कितना भर चुका है? क्योंकि यहाँ लड़ाई मेरा और तेरा, मेरा भगवान तेरा भगवान, पीछे लगाएंगे हम भगत सिंह को जो मैं नास्तिक हूँ कहते थे, और आगे कहेंगे लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर गांधी जी के साथ नोटों पे होना चाहिए। क्या ये लड़ाई गुजरात में, अब थोड़ा सा डाइवर्शन है लेकिन बात यहाँ इसलिए भी कि कांग्रेस के लिए मैदान कितना खाली है, क्या ये लड़ाई गुजरात में हिंदुत्व की लड़ाई दिखाने की कोशिश, जिसमें बीजेपी से आगे निकलने की कोशिश में है केजरीवाल, लेकिन ये बीजेपी और केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के बीच में कांग्रेस कहाँ दिखाई देती है? देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस से ही शुरू कर देता हूं कि एक चीज है कि बार बार ये कहते हैं, आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब ने अपने भाषण के दौरान एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा वो सभी लोग जो लड़ना चाहते हैं लोकतंत्र के लिए या जो कांग्रेस से नहीं भी जुड़े हुए हैं औपचारिक तौर पे, उनका भी स्वागत है और उन्हें भी हम जोड़ने की बात करें। तो देखिए, संदेश दिया गया जोड़ने का। यहां क्या हो रहा है, दोनों की राजनीति, बाकी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की राजनीति क्या है, तोड़ने की। एक धर्म के नाम पे तोड़ने की बात करते हैं, तो आप धर्म के नाम पे जिस तरीके से है, आपको याद होगा दिल्ली में ही 2020 का जो सांप्रदायिक दंगा था। अब आप सोचिए, जिस राज्य में सांप्रदायिक दंगा हो रहा हो वहां का मुख्यमंत्री चुप्पी साधे बैठा हो, इतना बड़ा आंदोलन चला हो उसमें चुप्पी साधे बैठा हो, और जिस गुजरात में प्रचार करने जाता है बलात्कारियों को छोड़ा जाता है। आप सोचिए ना कि जिसके परिवार के 7-7 लोग मार दिए गए हों, जिसके साथ में इतना बीभत्स घटना हुई हो, उस मामले में एक शब्द बोलने से डर रहा हो, तो आप ये जान लीजिए इतना डरपोक राजनीतिज्ञ क्या होगा, क्या बदलेगा। दूसरी चीज, वो भगत सिंह की बात करते हैं तो उनकी बहादुरी से कुछ नहीं सीखते। उनके आप ये बोल ही चुके हैं कि उनके जो है सांप्रदायिकता के खिलाफ जिस तरह से उनकी सोच थी, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं, बल्कि सांप्रदायिकता को हवा देते हैं। आप एक प्रकार से जिस तरह की ये बात आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, उसके बाद में एक चीज कह सकते हैं कि इतने अंधविश्वास में यदि कोई व्यक्ति जी रहा हो तो वो व्यक्ति शासन नहीं चलाता है, वो उसे तांत्रिक हो जाना चाहिए। और जब ये वही शख्स है कि जब, और ये उस शख्स की मक्कारी को प्रदर्शित करता है कि जब उसके ऊपर जब कोई संकट आता है, कोई बात होती है, तो राजघाट में जाके बैठ जाता है अपनी पूरी पार्टी के साथ। तो एक तरफ तो गांधी का सहारा है कि हमें बचा लो, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं, आप डॉक्टर अंबेडकर और उनकी बात करते हैं। आपने ये क्यों नहीं कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की फोटो होनी चाहिए? आपने ये क्यों नहीं कहा कि भगत सिंह की फोटो होनी चाहिए? आपने ये क्यों नहीं कहा कि जितने हमारे देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं उनको क्रमशः जगह दी जानी चाहिए? तो इन सारी चीजों, क्योंकि आपकी सोच सिर्फ सत्ता को लेकर के, और जब सत्ता को लेकर, इसी जगह पे अंतर। राहुल गांधी से जब पदयात्रा के दौरान तमाम सारे लोगों ने कहा कि आप अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मत मिलिए, राहुल गांधी ने स्पष्ट मना कर दिया अपनी पार्टी के नेताओं, कहा कुछ हो जाए मैं अपनी विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा नहीं छोड़ूंगा। हमारे यहां न अल्पसंख्यकों के लिए कोई विशेष जगह है और ना ही बहुसंख्यकों के लिए विशेष जगह, सबके लिए जगह, हर जाति के लिए है, हर धर्म के लिए। और किसी का भी मुद्दा होगा तो हम उस मुद्दे को उठाएंगे, हम उसे धर्म जाति के चश्मे से, क्षेत्र के चश्मे से या लिंग के चश्मे से नहीं देखेंगे। तो ये अंतर, तो कांग्रेस असल में उस चीज को कर रही है। तो यह एक अपने आप में सामाजिक सुधार का भी एक आंदोलन है, और ऐसी दृष्टिकोण से आज देश को उसी की जरूरत है
इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके यहाँ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ ये सारे परिवर्तन मिलना शुरू हो गए हैं। जी जी, सारे परिवर्तन मिल रहे हैं और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गए हैं और बहुत मजबूत हैं। उम्र नहीं देखिए, उम्र के साथ साथ आप ये भी देखिए कि तजुर्बा कैसा है। एक बार फिर से आना चाहूँगा प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। हिंदुत्व की लड़ाई की बात हम अभी कर ही रहे थे और अजय शुक्ल जी बहुत शानदार तरीके से बता भी रहे थे। ये नोटों पर लक्ष्मी गणेश जी, आप सारे भगवान को ले आइए, सबको ले आइए। आप जिस ढंग की राजनीति करना चाहते हैं वो जनता देखे भी समझे भी, शेडो में रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लिए क्या अब मैदान खाली दिखाई दे रहा है? जब देश में सेकुलरिज्म की बात होनी चाहिए थी, जब देश में अपनत्व की बात होनी चाहिए थी, जब देश में इस वक्त हम देख रहे हैं कि नफरत के खिलाफ एक यात्रा चल रही है जो 3500 किलोमीटर से लंबी यात्रा है, और ऐसे वक्त में अगर लड़ाई दो पार्टी आपस में कि मेरा हिंदुत्व तेरा हिंदुत्व की करे, तो कांग्रेस को आप कहाँ पाते हैं? और साथ साथ कांग्रेस जिस एक कहें तो बंचेज को लेके चल रही है, बंच मतलब जो माला जैसे अलग अलग फूलों का बनाते हैं, और जिसमें आप देखिए एक दलित अध्यक्ष हैं, उसके अलावा कांग्रेस की अपनी लीगेसी है, 3 दलित अध्यक्ष दे चुकी है कांग्रेस। इन सब को साथ में रखें अगर, तो आपका विश्लेषण चाहिए कि अब यहाँ पर कांग्रेस के लिए कितना मैदान खाली दिखाई देता है और कितना भरा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि बहुत कुछ बदल भी चुका है। लोगों की सोच बदल चुकी है, युवाओं की सोच बदल चुकी है। इस देश में गांधी से ज़्यादा गोडसे की बात होने लगी है। ऐसे समय में बहुत कुछ समझने और समझाने की ज़रूरत है, जो कांग्रेस से लोग उम्मीद करते हैं। देखिए राजीव जी, जहां मुझे कांग्रेस की असफलता दिखाई पड़ती है वो यही 2 मूल्य हैं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, कि उसका डटकर मुकाबला करने में इस समय की माने पिछले समय की जो कांग्रेस है वो थोड़ा अक्षम साबित हुई है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हिंदुत्व की पिच पर उस तरह से नहीं गई जिस तरह से अरविंद केजरीवाल इस समय बात कर रहे हैं। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल अगर ये कहते हैं कि साहब उस पर होनी चाहिए तस्वीर, तो भी चल जाता। लेकिन तर्क उनका यह है कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है और रुपए की गिर रही है, इसलिए होना चाहिए। माने पूरे देश को मूर्ख समझ रखा है। इस देश में जो भी पढ़ा लिखा तबका है उस सबको मूर्ख समझ रखा है, और केजरीवाल साहब सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति कर रहे हैं। उनका इस देश के संविधान, इस देश की मूल आत्मा और इस देश के संवैधानिक मूल्यों से कोई लेना देना है नहीं। मैं थोड़ा हिंदुत्व की तरफ जाता हूं, और आप याद कीजिए 1950 का दशक जब संविधान का निर्माण हो रहा है, विभाजन के साये में देश को आजादी मिली, और उस वक्त आरएसएस, हिंदू महासभा और बाद में बनी जनसंघ, ये सब जो पाकिस्तान से लोग आ रहे थे उनको भड़काने का काम कर रहे थे। दिल्ली में जिस तरह से मुसलमानों पर अटैक हो रहे थे उसका मुकाबला नेहरू कर रहे थे, और नेहरू का एक वाकया माना जाता है कि उन्होंने तो एक सिपाही की बंदूक पकड़ करके और दंगाइयों को कहा था कि अब नीचे उतर के आ जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। ये प्रतिबद्धता थी। दूसरा, उस समय ये जो हिंदुत्ववादी जो बहुत छोटे थे, इनको, और अभी मैं एक लेख पर काम कर रहा हूं और उसमें मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, वो कितना संवैधानिक है मुझे नहीं पता, कि हिंदुत्व उस समय सपोले के रूप में है। गांधी के हत्या ने उसे बहुत कुछ रोका। ये आशीष नंदी का कथन है कि गांधी के आत्म उत्सर्ग ने इनको कटघरे में खड़ा किया। नेहरू ने चुनावी राजनीति के जरिए इस हिंदुत्व का मुकाबला किया। आप लुधियाना के उस चुनावी सभा से लेकर के बंगाल तक याद कीजिए कि जहां वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर की सभा में उन्होंने कहा कि ये जो जनसंघ है वो हिंदू महासभा और आरएसएस की नाजायज औलाद है। ये नेहरू के शब्द हैं। लुधियाना में उन्होंने कहा कि अगर ये सत्ता में आ गए तो इस देश का सत्यानाश कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे गंभीरता से अगर किसी ने इस हिंदुत्व का मुकाबला किया है, इसकी
चुनौती को देखते हुए, तो वो है डॉक्टर अंबेडकर। मैं आज इसी पर विचार कर रहा था कि बाबा साहब ने 1935 में संकल्प किया कि मैं हिंदू होकर के मरूंगा नहीं, और जो उनकी चिंताएं थीं, जब वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुए तो वो सारी चीजें उन्होंने संविधान में उनकी अवधारणा को पेश किया, चाहे आरक्षण का सवाल हो, चाहे अस्पृश्यता के अंत का सवाल हो। तो क्या बाबा साहब को अपने ही बनाए हुए संविधान पर भरोसा नहीं है क्या, जो 56 में आकर के वो धर्मांतरण करते हैं? और धर्मांतरण ही नहीं करते हैं, 22 प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने उस सपोले को देख लिया था कि ये कितना जहरीला आगे चल करके होने वाला है। वो अगर और जीवित रहते तो शायद और कार्य योजना उनके सामने आती, लेकिन उस समय वो जो हिंदुत्व के, क्योंकि हिंदुत्व का सबसे बड़ा खतरा इसी तबके पर होने जाता था, दलितों पर, स्त्रियों पर, वंचितों पर। बाबा साहब 1940 में बीबीसी को कह रहे हैं, अपनी किताब द पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिख रहे हैं कि ये सत्यानाश हो जाएगा अगर हिंदू राष्ट्र बनता है। और इस पर प्रतिक्रिया आप देखिए जरा, जो हिंदू महासभा 35 के बाद बाबा साहब को यह कह रही है कि हां आप धर्मांतरण कर लीजिए, आप सिख धर्म अपना लीजिए, विकल्प भी दे रही है, उस हिंदू महासभा के जो मठाधीश हैं वो सावरकर उसी साल, माने जिस साल ये धर्मांतरण हुआ, 30 अक्टूबर 1956 को केसरी में लिखते हैं कि अंबेडकर को बौद्ध धर्म के प्रति कोई लगाव नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, बल्कि उनमें उनके मन के अंधियारे कूप में हिंदू राष्ट्र घाती भावना है। मैं वही शब्द कोट कर रहा हूं, और बाबा साहब इस बात को देख रहे हैं। एक और वाक्य सावरकर का है, सावरकर ने बुद्ध से जोड़ करके बाबा साहब के लिए लिखा कि जब बुद्ध हार गए तो डॉक्टर अंबेडकर किस झाड़ की पत्ती है। मैं और भी इस तरह के वाक्य भी सुना सकता हूं जो अपमानजनक है, बेहद अपमानजनक है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उसका मुकाबला करने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं दोहरा करके धर्मांतरण करते हैं। और आज अगर आप देखें कि जिस तरह से हिंदुत्व का हमला हो रहा है, उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा और वही 22 प्रतिज्ञाएं क्रांति की मशाल बनकर के खड़ी हुई। और जो खड़गे साहब ने कहा कि हमारी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा संविधान की विचारधारा है, बाबा साहब तो पूरा संविधान की रचना करते हैं, सवाल जवाब उनको करने थे, हालांकि उसमें समूचा योगदान है पूरे संविधान सभा का, लेकिन प्राथमिक स्तर पर बाबा साहब सारे जवाब दे रहे हैं। तो उनके संविधान के प्रति आज के जो हिंदुत्ववादी हैं, अब सोचिए आरबीआई की संकल्पना डॉक्टर अंबेडकर की, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब नोट पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो होना चाहिए, भगत सिंह का फोटो लगा करके क्रांति करने पर आमादा है कि साहब ये होना चाहिए, वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो ये मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि जिस तरह से इन्होंने आज की राजनीति में जो एक पूरा समय है, जो मोदी युग है, उसमें जिस तरह की मानसिकता लोगों की बनी है, उसमें और बढ़ चढ़ करके अरविंद केजरीवाल उस हिंदुत्व के पिच पर खेल रहे हैं। लेकिन जनमानस अब इसके साथ नहीं जाने वाला। ये दिखाता है राहुल गांधी की उस यात्रा में और खड़गे के उस व्यक्तित्व में। खड़गे जैसा व्यक्ति, इतना सीनियर व्यक्ति, जो बीजेपी वसुधैव कुटुंबकम और यत्र नार्यस्ते पूजन्ते और वरिष्ठों का सम्मान करने की बात करती है, उसने तो सारे अपने वरिष्ठ जनों के साथ क्या किया है, बंगारू लक्ष्मण के साथ क्या किया था, ये कांग्रेस को याद दिलाना चाहिए। वो भी एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन आज खड़गे को जिस सम्मान के साथ कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष बना रही है, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये जो छद्म है, ये जो जहरीला इस समय जो पूरा हिंदुत्व का तांडव है, ये धीरे धीरे खत्म होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी और तमाम दलित और पिछड़ों के आंदोलन वो लगातार मुकाबला कर रहे हैं, और इसीलिए आप देखिए जगह जगह बौद्ध सम्मेलन और 22 प्रतिज्ञाएं हो रही हैं। जी बिल्कुल, प्रतिज्ञाएं हो रही हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इस संविधान को, और बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को अगर कहें तो उस पर अमल करने के लिए कौन सी पार्टी, क्योंकि अपने यहाँ पॉलिटिकल पूरा का पूरा सिस्टम है, तो कौन सी पार्टी आगे आ रही है और कैसे
संविधान को, हमारे लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश हो रही है, वो सब आप लोग देख रहे हैं। यहाँ कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कौन उसको बचाए रखने की कोशिश कर रहा है ये भी आपको समझना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता इस बात को समझे। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, शायद बाहर से जुड़े हैं, इसलिए भी सबसे पहले उनके पास आना चाहता हूँ। अमलेंदु जी, बहुत देर से सुन रहे हैं, आपको लगता है कि अब देश कांग्रेस निर्वाचन कुछ होना चीज हम और आप, इसके लिए इस देश में जो रोजगार, नफरत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, इन तमाम मुद्दों पर जो बात होनी चाहिए, आपको लगता है कि आने वाले समय में ऐसी बातें ज़्यादा होंगी? लोगों में जो जागरूकता होनी चाहिए, यानी जन जागरूकता पैदा करने की कोशिश जो होनी चाहिए वो, और इन सब के बीच हिंदुत्व की लड़ाई जो हो रही है, एक नए भी उभर के आ गई है। लक्ष्मी गणेश जी की किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और भी दूसरे क्या है आज हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, कल शायद और भी नजदीक से हम देखें। आपको क्या लगता है कि नफरत के खिलाफ एक पार्टी लड़ाई लड़ रही है, पैदल चल रही है, और दूसरी तरफ कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो हिंदुत्व के इर्द गिर्द नफरत को फैलाने की कोशिश कर रही है? किस रूप में देखते हैं आप इसको, बयान भी और कांग्रेस भी? राजीव जी, तो सबसे पहली बात ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज बन गए हैं कांग्रेस के, और मुझको लगता है कि ये एक क्रांतिकारी जो है परिवर्तन कांग्रेस के अंदर। आवाज आ रही है, दोबारा सवाल के साथ मैं आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास में। अमलेंदु जी के पास थोड़ी देर में आता हूं, जरा आवाज चेक कर लीजिएगा। क्या कहेंगे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी इसी मसले पे? देखिए, मैं राजीव जी एक चीज थोड़ी क्षमा याचना करते हुए बोलना चाहता हूं। जब हम बात कर रहे हैं हिंदुत्व, देखिए वास्तविकता में हिंदुत्व नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी थी, और जो राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हिंदुत्व के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, वो ढोंगित्व के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये ढोंगित्व है, ये पाखंड है जिसको हिंदुत्व का नाम दिया गया है। असली हिंदू हम लोग हैं। ये लोग जो हैं ये पाखंडी हैं, ये ढोंगी हैं, क्योंकि जो असली सनातन है, जो असली धर्म है, जो असली हिंदू धर्म है, वो स्वामी विवेकानंद वाला धर्म है, वो समावेशी धर्म है, वो संभावी धर्म है, वो ऊंच नीच न मानने वाला धर्म है। और ये जो सामाजिक वर्गीकरण करके जो एक तथाकथित पाखंडी हिंदुत्व उठ के आया है, तो वास्तविकता में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई हिंदुत्व के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हम हैं हिंदू, हम हैं सनातनी। ये ढोंगित्व के खिलाफ लड़ाई है, क्योंकि एक हिंदू ये मानता है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अलग अलग भाषाएं हैं। एक पेड़ पे जिस तरह की अलग अलग चिड़िया रहती हैं, अलग अलग बोली बोलती हैं, अलग अलग प्रकार का उनका आचार विचार होता है, उसी प्रकार भारत एक समावेशी ऐसा साम्राज्य है, ऐसा देश है जो कि सभी छटाओं को अपने साथ समेटता है। देखिए वास्तविकता में मैंने चौधरी चरण सिंह को, चौधरी देवीलाल को बहुत नजदीक से देखा है। राहुल गांधी जी के साथ जो समस्या हुई जब वो अध्यक्ष बने, तो मैं विवेचना करता हूं कि कांग्रेस उस समय जीती क्यों नहीं। देखिए वास्तविकता में होता क्या है, मेरे बाल सफेद हैं, जब मैं टीचर रहा तो मैं जब स्टूडेंट्स को डांटता था, बड़े बड़े दुर्दांत स्टूडेंट्स को डांटता था, वो बात सुन के सॉरी सर कहते थे। और वही 30-35 साल का जब एक टीचर स्टूडेंट्स को डांटता था तो वे विरोध प्रकट करते थे, क्योंकि 30, 40, 50 साल के टीचर्स की उतनी बात नहीं सुनने के लिए छात्र बाध्य होता है जितना एक 70 साल के और 60 साल के टीचर के लिए होता है। अब जो खड़गे साहब आए हैं, ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके छवि में एक दाग नहीं है, एक निशान नहीं है। बड़े बड़े पदों में रहे हैं, मंत्री पद में रहे हैं, एक आरोप इनके ऊपर नहीं है, कोई वित्तीय अनियमितता का आरोप नहीं है, कोई इन पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। ऐसा व्यक्तित्व है, और एक बुजुर्ग आदमी है। अगर ये किसी 60 साल के आदमी को भी डांट देंगे तो वो सिर झुका के इनकी बात को मान लेगा, क्योंकि इंदिरा जी को भी ये सहन करना पड़ा,
राजीव जी को भी सहन करना पड़ा, राहुल जी को भी सहन करना पड़े, क्योंकि बुजुर्गों की एक मानसिकता होती है कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन की बात को मानने में, स्वीकार करने में विरोध करते हैं, और इसीलिए जनरेशन गैप होता है। वो जनरेशन गैप भी खड़गे साहब के आने से खत्म हो गया है। राजीव जी। जी बिल्कुल, जनरेशन खत्म हो गया है, लेकिन अब जो एक 80 साल के खड़गे साहब और 52 साल के राहुल गांधी, इनकी जोड़ी क्या कमाल दिखाती है, इस पर भी नजरें रहेंगी। अमलेंदु जी, एक बार फिर से आना चाहूंगा आपके पास में, आप शायद आप दूर आ गए हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं कह रहा था कि खड़गे साहब जिस तरीके से अध्यक्ष बने हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो एक क्रांतिकारी या परिवर्तन कांग्रेस के अंदर देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। क्योंकि जो जैसे पहले एक बार और कहा था कि ये नई रोशनी पुरानी रोशनी का जो है ये संगम एक तरीके से हो रहा है। युवा राहुल गांधी और बुजुर्ग मल्लिकार्जुन खड़गे की जोड़ी जो है वो कांग्रेस को काफी आगे लेकर के जाएगी, और इसीलिए बेचैनी जो देखिए बढ़ती जा रही है। दूसरा जो खड़गे जी ने काम किया है, मुझे लगता है कि वो शायद बहुत समय के बाद कांग्रेस के अंदर हुआ है कि खड़गे जी आज जगजीवन राम जी की समाधि पर गए, वहां जाके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यानी कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि उसका जो रास्ता है वो किस रास्ते पे जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा संकेत मुझे लगता है, बहुत से लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाए कि ये देश क्या देने की कोशिश की गई है। और इसी वजह से उसमें मायावती जी का जो बयान आया वो भी मायावती जी के लिए चिंता पैदा करने वाला था, भारत जी के लिए भी काफी चिंता पैदा करने वाला है। अब इधर जो ये नए हिंदुत्व के पैरोकार पैदा हुए हैं, असल में ये उनके आपस के घर का झगड़ा है। दोनों ही आरएसएस के बच्चे हैं, आम आदमी पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी। तो दो बच्चों के बीच में झगड़ा चल रहा है कि कौन जो आरएसएस का ज्यादा दुलारा है। तो अब केजरीवाल जी साबित करना चाहते हैं कि वो ज्यादा दुलारे हैं आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी साबित करना चाहती है वो ज्यादा दुलारे हैं आरएसएस के। तो ये उनके आपस का झगड़ा, मुझे लगता है कि बाकी देश को इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए। बाकी ये है कि दोनों ही जो दल है, तो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता, ये दोनों हिंदू देवी देवताओं के अपमान लगातार करते रहे। अब केजरीवाल आज कह रहे हैं कि नोटों के साथ तस्वीर में आ दिया, तो ये भी गणेश लक्ष्मी की अवमानना है एक तरीके से कि आप नोटों को लगाए, नोट जो वो कहीं भी जाएगा, शराब पे ठेला जाएगा, सब जगह जाएगा। तो ये अपमान करने का काम कर रहे हैं। इस तरह भारतीय जनता वो लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते रहे। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया हनुमान जी दलित है। एक मंत्री है उत्तर प्रदेश में संजय निषाद, उन्होंने कहा कि भगवान राम जो राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे। भारतीय जनता पार्टी खामोश है, आज तक किसी दोनों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी भी तरीके से। ऐसी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते दिनेश चंद्र शर्मा, उन्होंने कह दिया कि सीता माता जो टेस्ट ट्यूब में भी थी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। इसी तरीके से नेता हुआ करते हैं नरेश अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, उन्होंने कहा विस्की में विष्णु बसे चाहे राम, इस तरीके से काफी लोगों ने कुछ कहा, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें को कार्रवाई नहीं की। तो ये हिंदू जो है ये हिंदुत्व का लड़ाना और उनके हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इनका यही एजेंडा है कि इनको हिंदू धर्म के नाम पे केवल वोट मिलता रहे और हिंदू धर्म का जो है किसी भी तरीके से नुकसान होता रहे। यही इनका एक एजेंडा है, यही देश तोड़ने के एजेंडे पे। तो वैसे भी इनको भारत जो यात्रा से भी परेशानी हो रही है, देश को एक जोड़ने की जो भी बातें होती है उससे इनको परेशानी होती है। यही इनका कुल मिलाकर के चाल चरित्र चलाया जी। जी मीनू जी, क्या है ये केजरीवाल जी एक विकल्प दे रहे हैं आरएसएस के सामने कि अगर बीजेपी नहीं तो ठीक है भाई, हम तो हैं। क्या कहे, जो केजरीवाल ने कहा है तो बहुत अफसोस में हूं कि संविधान कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो नागरिकों के बीच में साइंटिफिक टेम्परामेंट, मतलब वैज्ञानिक सोच को पैदा करे, ऐसे साधन जुटाए, ऐसी नीतियां बनाए कि नागरिकों में वैज्ञानिक सोच पैदा हो। यहाँ हमारे नेता जो हैं वो इस कंपटीशन में लगे हुए हैं कि तेरी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद क्यों, तेरा हिंदुत्व मेरे हिंदुत्व से ज्यादा कट्टर क्यों, मैं हूं ज्यादा कट्टर, तेरा हिंदुत्व कट्टर नहीं हो सकता है। उसमें वो मतलब केजरीवाल जी आईआईटीएन है, आईआईटी से पास आउट है, आईआईटी से पास आउट इंजीनियर है। मतलब आईआईटी बोले तो विज्ञान का सर्वोच्च संस्थान देश के अंदर, जहां वैज्ञानिक सोच के साथ ही व्यक्ति जाता है, जिसकी वैज्ञानिक सोच होगी वही आईआईटी में जाएगा। उसके बाद उन्होंने वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस उन्होंने क्वालिफाई किया था और वो वहीं पे थे उस वक्त जब उन्होंने राजनीति ज्वाइन की बाद में। तो जो व्यक्ति राजस्व सेवा में रहा है उसको ये नहीं पता है कि देवी की मूर्ति लगाने से राजस्व पैदा होगा या रूपी स्ट्रांग होगा या अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, या फिर सरकार की ऐसी नीतियां हो, आर्थिक नीतियां हो जिनसे अर्थव्यवस्था मजबूत बनती है। मतलब मुझे तो शर्म आती है कि अगर इस तरह के नेता हैं जो इस तरह की बात करते हैं, लगानी मतलब
पब्लिक को, जो अभी उन्होंने कहा, प्रोफेसर स्वामी ने कहा कि शायद सुनील जी ने कहा कि तांत्रिक बन जाना चाहिए उनको इससे अच्छा, तो मतलब वो देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए देवी देवताओं की मूर्तियों को नोट पे छापने की सलाह दे रहे हैं। मुझे लगता है वो ऋषि सुनाक की वो जो गाय को रोटी खिला रहे हैं ना, ऋषि सुनाक, उसको देख के इंस्पायर हो गए शायद केजरीवाल कि शायद मैं ये गाय को रोटी खिला के सुनाक जो है वो बन गए प्रधानमंत्री, तो शायद मैं भी देवी देवताओं की मूर्ति उस चित्र नोट पे लगाने का सुझाव देके कोई बहुत बड़े पे पहुंच सकता हूं, शायद मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं। वो भूल गए हैं कि सुनाक इस वजह से प्रधानमंत्री नहीं बने कि वो गाय को रोटी खिलाते हैं या मंदिर जाते हैं, वो इसलिए नहीं बने, वो अपनी योग्यता की वजह से बने हैं। उनके पास जो फाइनेंस को लेके जो उनके पास डिग्रियां हैं और जो उन्होंने उन डिग्रियों का इंप्लीमेंट उनको व्यवहार में लाके कोविड के दौरान जो दिखाया था, उसके जवाब में हुआ कि अब लग रहा है कि वहां की कंजर्वेटिव पार्टी को कि शायद ये कोई चमत्कार कर दे, जबकि उसकी उम्मीद है नहीं, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि उनको सुनाक को लाके, तो शायद केजरीवाल वहां से इंस्पायर हो रहे हैं। और उल्टे आप ये इसको सुन लीजिए, जिस वजह से इन्होंने कहा है, इन्होंने गुजरात के इलेक्शन की वजह से छोड़ा है ना ये तीर कि वहां कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि मैं ज्यादा कट्टर हिंदुत्व हूं, तो जो लोग बीजेपी का ऑप्शन तलाश रहे हैं गुजरात में, भाई हिंदुत्ववादी पार्टी तलाश रहे हैं, तो भाई मैं हूं ऑप्शन, लेकिन इसको उल्टा पड़ेगा उनके ऊपर, दोनों के ऊपर उल्टा पड़ेगा, बीजेपी के ऊपर भी और कांग्रेस, इसके आप आदमी पार्टी के प्रति नुकसान ज्यादा बीजेपी को होगा। और इसीलिए बीजेपी तिलमिलाई भी है, क्योंकि जो बीजेपी का वोटर है शहरी इलाकों में, जहां की केजरीवाल भी जहां पे कंपटीशन में है, दोनों एक ही जगह कंपटीशन है, दोनों के वोटर्स एक ही हैं, तो बीजेपी के जो वोटर चाह रहे होंगे कि भाई दूसरा हिंदुत्व वाला ढूंढे, तो उनको वो दिखाई दे रहा है, उल्टे बीजेपी को नुकसान पहुंचेगा वहां पे, तो वो इसलिए बीजेपी तिलमिलाई हुई है। आपने देखा होगा किस तरह के कमेंट संबित पात्रा और ये सब दे रहे हैं, तो ये बड़े अफसोसनाक मोड़ के ऊपर देश की राजनीति आ गई है कि अगर इस तरह की बातें अगर होने लगी और इस तरह का अवैज्ञानिक बातें ये टोटका है मेरे हिसाब से क्या कोई भी कहेगा। आप क्या बता रहे हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं आप, तो बहुत शर्म की बात है जिस देश जहां पे राजनीति आज देश की आंखें खड़ी हो गई है। बड़ा अफसोसनाक अध्याय लोकतंत्र का प्रहसन चल रहा है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मीनू जी, क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा सुनील जी आपसे। बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन आखिर में कांग्रेस कहां खड़ी है? बहुत हिंदुत्व की बात हो रही है, क्या हिंदुत्व का चैप्टर अभी जारी रहेगा या हिंदुत्व से भी जिसको प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के शब्दों में कहें तो जो ढोंगित्व का जो नाटक चल रहा है इस देश में, उससे पर्दा उठने लगा है या अभी बाकी है भी उठना? आप सभी लोगों को बहुत समय तक, लंबे समय तक बेवकूफ नहीं बना सकते, उनको झांसे में नहीं रख सकते हैं। आप पीसी सरकार के जादू से तभी तक प्रभावित रहते हैं जब तक आप उस हाल में रहते हैं, जहां उस कमरे में बंद रहते हैं जहां पे जादू चल रहा होता है। उस कमरे से बाहर आने के बाद ही आपको उस जादू की असलियत की जानकारी होने लगती है और आप खुद भी सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हिंदुत्व धर्म की राजनीति इस देश की असलियत नहीं है। बहुसंख्यक उस धर्म पे चलने के लिए तैयार नहीं। हम किसी मठ में नहीं रह रहे हैं, हम किसी धार्मिक संस्था में शामिल नहीं है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को सुशासन चाहिए, एक अच्छी व्यवस्था चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, कीमतों पर नियंत्रण चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। इन मुद्दों पे बात करने के लिए अगर आप तैयार नहीं हैं, सुशासन की बात अगर आप करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप लंबे समय तक राजनीति में नहीं रह सकते। ये सब तात्कालिक टोटके, जिस बात कही प्रोफेसर स्वामी ने कि ढोंग करके कुछ समय तक आप बने रह सकते हैं। लंबे समय तक बने रहने के लिए आपको बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। अगर आप धार्मिक नेता भी हैं तो आप ढोंगी नेता और पढ़े लिखे धार्मिक नेता में बहुत फर्क है। आज भी यह देश आदि शंकराचार्य को पूछता है, इससे थोड़ा पूछता है कि उन्होंने लोकाचार को पैदा किया। उन्होंने अपनी विद्वत्ता से, अपनी काबिलियत से, अपने धर्म की अपनी समझ से लोगों को प्रभावित किया। इस देश के लोग धार्मिक नेताओं के रूप में करपात्री जी महाराज किसी नहीं पूछते कि उन्होंने ढोंग को बढ़ावा दिया।
लोकाचार को बढ़ावा देने वाले, ढोंग को बढ़ावा देने वाले धार्मिक नेताओं को इस देश ने कभी स्वीकार नहीं किया। राजनीति की भी स्थिति यही है। राजनीति में हर व्यक्ति जो है उसको गवर्नेंस की बात करता है, और देश और दुनिया के पैमाने पर उसी राजनेता ने प्रभाव छोड़ा है जिससे सुशासन की बात की है, जिसने नीतियों की बात की है, योजनाओं की बात की है। यह देश आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति इसलिए कृतज्ञ नहीं है जो उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए, उन्होंने शिक्षा के मंदिर तैयार किए, उन्होंने सिंचाई के मंदिर तैयार किए, उन्होंने लोगों में वैज्ञानिक सोच की प्रवृत्ति पैदा करने की कोशिश की। और ये केवल अपने देश में नहीं है, दुनिया के किसी देश में आप बात कर लीजिए, उन्हीं राजनेताओं को लोगों ने याद रखा है जिन्होंने स्थायित्व के साथ राजनीति की है। यह चलने वाला नहीं, ये कुछ समय के लिए है, चलेगा, चल रहा है, चल ही रहा है अभी तक। एक एक राज्य में 20 से 25 साल चल रहा है, लेकिन लोग उससे उबे हुए, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा ना जिसको महंगाई परेशान न करती हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसको स्वास्थ्य का इश्यू परेशान न करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिनके घरों में पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको लिए रोजगार का संकट अगर है तो वो उनको परेशान न करता हो। तो क्या आप ये जो पर लक्ष्मी जी की पूजा फोटो छाप करके इन समस्याओं का समाधान कर लेंगे आप? तब तो जो मैंने फंडामेंटलिस्ट विभिन्न देशों में काम कर रहे हैं उनकी तो पूजा होनी चाहिए। पूरी दुनिया के लोग तालिबानियों को आमंत्रित करें, उनसे नाराजगी किस बात की है? अगर वह सोच अवैज्ञानिक सोच डेवलप करके विकसित करके उसके नारे के साथ अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो वो क्यों बुरे हैं? और क्या जिन लोगों ने अवैज्ञानिक सोच के साथ इस धर्मांधता और कट्टरता के साथ राजनीति की, क्या वो आज कहीं है? क्या कोई उनको याद करने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं है। और एक लोकतांत्रिक मूल्यों वाला ये देश है, इसलिए ये जो इस तरह की बात कर रहे हैं राजीव जी, इनमें स्थायित्व हो ही नहीं सकता। यह तात्कालिक चीजें हैं जो कुछ समय के लिए, पीसी सरकार का जादू है जो कुछ समय तक आपको बांधे रखेगा, लेकिन इसका असर लंबे समय तक रह ही नहीं सकता, क्योंकि जादू का असर लंबे समय तक होता ही नहीं है और एक तरह का यह ढोंग ही है और लोगों को सम्मोहित करने की कोशिश की जा रही है। सम्मोहन का असर तभी तक है जब तक आपको ग्राउंड रियलिटीज का सामना न करना पड़े। और यह जो मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं से आंख बंद करके आप राजनीति नहीं कर सकते। इसलिए आने वाला दिन, अगर कांग्रेस बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों की बात करती है तो आने वाला दिन उसका है। अगर कांग्रेस लोगों को के रोजगार की बात करती है तो आने वाला दिन उसका है। अगर कांग्रेस देश के संविधान के सुरक्षा, संघीय ढांचे की सुरक्षा की बात करती है तो आने वाला दिन उसका है। अगर कांग्रेस देश में सद्भावना बनाए रखने की बात करती है, अगर कांग्रेस लोगों के मौलिक अधिकार को सुरक्षित करने की बात करती है तो आने वाला दिन उसका है। क्यों? कि लोग इन्हीं मुद्दों पर अपना जीवन देखना चाहते हैं, एक सुरक्षित संरक्षित जीवन देखना चाहते हैं और ऐसा दिन देखना चाहते हैं जिसमें कट्टरता की जगह पर, अंधविश्वास की जगह पर वैज्ञानिक सोच हो। कोई समाज में व्यक्ति नहीं होगा जो आने वाली संतति को, अपने परिवार में लोगों को अंधविश्वास को जन्म दे, उसको पुष्पित और पल्वित करे, उसको संरक्षण दे। हर व्यक्ति अपने बच्चों में, यानी नेक्स्ट जनरेशन में वैज्ञानिक सोच के इस शिक्षा किस बात के लिए होती है? एक समझ के लिए पैदा होती है ना। समझ किस बात की? वैज्ञानिक समझ के लिए। तो आप कट्टरता को, धर्मांधता को, अंधविश्वास को बढ़ावा दे करके कुछ समय तक लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। निश्चित रूप से इसका असर पड़ता है, लेकिन तात्कालिक और अल्पकालिक। दीर्घकालिक असर तो हमेशा वैज्ञानिक सोच का ही असर होता है। इसलिए जो देश के मूल समस्याओं से निपटने की बात करेगा, इस देश के संविधान के प्रति अपने आप को संकल्पित और समर्पित मानेगा, आने वाले दिन उन्हीं का है, और जो कांग्रेस कर रही है। जी बिल्कुल सुनील जी, वक्त भी अब खत्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा वक्त ले चुका। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सुनील जी, मीनू जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे दो और साथी अजय शुक्ल जी और प्रोफेसर रविकांत जी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया। और तमाम हमारे साथी जो जुड़े हुए हमारे साथ, आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। सदमा अफसर हैं जो कह रहे हैं कि पहले सब लोग मोदी से नफरत दिखाते हैं, लेकिन वोट भी आखिर में
आखिरकार उन्हीं को देते हैं। और चिकू 007 कांग्रेस लिख रहे हैं, बनवारी मीना भी हैं, कह रहे हैं हमारे देश की राजनीति में एक से बढ़कर एक बेवकूफ़ पनप रहे हैं, नमो बुद्धाय। और मदीना का मुसाफिर रजवी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, और फ़कीर केट्टा भी हैं, जिसे कर्मकांड करने में बहुत अधिक रुचि है, मठ की शरण ले लेनी चाहिए, ईवीएम हटाओ कह रहे हैं। और दिलशाद मलिक हैं जो कह रहे हैं राहुल गांधी जिंदाबाद। और गुलशन गुलाटी कह रहे हैं कि चलो आज फिर समय बहुत हो गया है, फुलिश लिसनर्स के कमेंट्स कल लेंगे, हाउ लिसनर्स कैन फॉरवर्ड देयर व्यूज़, हैव वन डिबेट ऑन दैट। गुलशन गुलाटी जी, आप नाराज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं और पहले से प्रिजुडिस मत हुआ कीजिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कमेंट आपके बड़े कई बार ऐसे आते हैं जो लगता है कि आप मन में जो पहले से सोच लेते हैं वही लिखते हैं, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाओं को भी देखा कीजिए। संतोष परिदा हैं, राइट चैनल लिख रहे हैं, सतीश शर्मा हैं, राजीव सर गुड नाइट लिख रहे हैं, आपको भी गुड नाइट। और अबरार जी हमारे साथ बने हुए हैं, और अबरार जी का अबरार अहमद कह रहे हैं सर ये सीधा अंधविश्वास की बात करते हैं केजरीवाल। और काजल चौबे का कहना है कहाँ झूठे आदमी का बड़ाई कर रहे हो। और चिकू गुड नाइट कह रहे हैं, आपको भी गुड नाइट। चिकू 007 देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं आजकल घूम रहे हैं, कुछ खबर है क्या। और जगमोहन जी कह रहे हैं 26 मिनट और 2 आवर डिबेट टुडे। जी 26 मिनट 35 मिनट हो ही गया है, 8:35 पर ये बात कर रहा हूँ मैं। कुंदन प्राइम टाइम कह रहे हैं कि राजीव सर मैंने आपको पहले भी कमेंट किया था कि मोदी जी के अंदर रोम तक पहुंच चुकी है, डर रोम तक पहुंच चुकी है। और मदीना का मुसाफिर कह रहे हैं कि समय कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। आप सभी पैनलिस्टों को बहुत बहुत शब्बा खैर कह रहे हैं, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं। और जगमोहन जी के अलावा अब राजेश सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं जो बताए भारत एक सेकुलर देश है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, देश है और यहाँ पर कोई भी देवी देवता का फोटो लगाना ईश्वर का अपमान है। इसका इसका प्रभाव विभिन्न धर्मों के ऊपर पड़ेगा, लोगों में देश के प्रति अविश्वास बढ़ेगा। मदीना का माफ करें, बनवारी मीना भी हमारे साथ हैं। देशबंधु चैनल के संपूर्ण परिवार को और देखने सुनने वालों को गोवर्धन पूजा की कोटि कोटि मुबारकबाद, नमो बुद्धाय कह रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गुलशन गुलाटी भी हैं हमारे साथ जो कह रहे हैं कि बिकॉज यू हैव वन अप्रोच ओनली। अब देवेंद्र चटर्जी हैं, फिर जगमोहन सिंह जी हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर मीनिंगफुल डिबेट, गुड नाइट लिख रहे हैं देवेंद्र चटर्जी। संतोष परिदा भी हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। असरार अहमद भी हैं, आखिर ईवीएम हटाने से किसकी न्याय होगा। और कुंदन जी हैं, ये महाछठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। सुनील चौबे भी हैं और विजय प्रकाश भट्ट भी हमारे साथ जुड़ते हैं। उनका कमेंट चूँकि प्रोग्राम के बीच में रहता है कमेंट नहीं ले पाता हूं, लेकिन कहते हैं नाराज़गी जता रहे थे आज कि उनका कमेंट नहीं लेता हूं। गिरजा प्रसाद सिंह जी हैं, कह रहे हैं केजरीवाल के अंदर घमंड पैदा हो गया है। प्रोफेसर अखिल स्वामी की टिप्पणी बहुत ही शानदार है, ढोंगित्व, मैं उनको सल्यूट कर रहा हूं, मैं उनकी आवाज़ का बहुत बड़ा फ़ैन है। गिरजा प्रसाद सिंह जी बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट लिखा, हौसला अफजाई होती है। विजय कोमल जी हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस इज़ ओनली वन पार्टी ऑफ इंडियन कल्चर, बेस्ट रिगार्ड्स। जी विजय कोमल जी बहुत धन्यवाद आपको। अशोक कुमार कर्ण भी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं देश की प्राथमिकता धर्म नहीं वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, सिर्फ कांग्रेस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ब्रजेश खन्ना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद इकबाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। रिलैक्स विथ नेचर ब्यूटी हमारे साथ हैं। तो बहुत सारे साथी जिनके कमेंट नहीं ले पाता हूं लास्ट में, और समय भी आजकल चर्चा जो है और उसमें भी जो हमारे बहुत पैनलिस्ट जो होते हैं अपनी बात रखते हैं, उनको बीच में टोकता नहीं हूँ, इसलिए भी कई बार प्रोग्राम लंबा हो जाता है। अगर और रंजीत जी भी हैं हमारे साथ, और कुछ साथी ये कहते हैं कि राजीव जी आप ही ज़्यादा बोलते हैं और बाकी अगर आप उनको फिर क्यों लाते हैं। एक साथी लिख भी रहे थे, तो ऐसे सजेशंस भी आते हैं। और आपको बता दूं कि मैं भी एक पैनलिस्ट के रूप में ही बैठता हूं, और सिर्फ सवाल जवाब अगर करें तो ये प्रोग्राम कुछ और दिशा में चला जाएगा ये प्रोग्राम, इसलिए वो भी नहीं चाहता हूं। कुछ अपने विचार रखना, कुछ प्लेटफॉर्म, कुछ भूमिका बनाना भी होता है, और वो सब बनाने की कोशिश भी होती है। तो कुछ मेरे विचार भी कभी कभार आप सुन लिया कीजिए। आप लोगों को जिनको मेरे विचार अच्छे नहीं लगते हों उनसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन
होता है कि विचार सुनने पड़ते हैं। मनजीत सिंह जी हैं, कह रहे हैं वेरी गुड एंड ऑनेस्ट जर्नलिज्म, बहुत धन्यवाद आपको। अशोक सक्सेना जी कह रहे हैं आज चाय वाले के बेटा मजदूर का बेटा बड़ा हो गया, चाय वाले के बेटे से बड़ा मजदूर का बेटा हो गया। और ऐसे ही बहुत सारे साथी, सलीम अहमद भी हैं हमारे साथ, कमलाकांत पांडे हैं, मदीना का मुसाफिर है, आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो आप जुड़ते हैं, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, कमेंट लिखते हैं, आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और कल शाम 7 बजे फिर आप सबका इंतजार रहेगा, तब तक देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।